डॉक्टर मैं कब से आपके बहाने सुन रही हूँ। अब मुझे एक कन्फर्म डेट बताएँ आप, जिस दिन मैं आ सकूँ और इस अज़ाब से मैं अपनी जान छुड़वा सकूँ। अगर आप 1 हफ़्ते तक पाकिस्तान नहीं आ सकती तो मुझे बताएँ, ताकि मैं किसी और डॉक्टर का इंतज़ाम करूँ। और इस बच्चे, अगले अल्फ़ाज़ उसके मुँह में ही रह गए जब उसने सामने दरवाज़े पर माँ को खड़े देखा और अपनी बात फ़ौरन बदली, इस इन्फेक्शन से निजात पा सकूँ। और अब आगे से डॉक्टर ने उसे कुछ कहा था और वो हाँ हूँ में जवाब देते मोबाइल बंद कर गए। और रेहाना बेगम टेंशन से अंदर दाखिल हुई। रुकैया, क्या हुआ? क्या इन्फेक्शन हो गया है तुझे? वो बहुत फिक्रमंदी से बोली। और रुकैया ने शुक्र का सांस लिया कि वो टाइम पर पीछे मुड़ गई थी। कुछ नहीं अम्मा, बस मैदे का थोड़ा इन्फेक्शन है और कुछ नहीं। रुकैया बोली, तभी तुझे कहती हूँ कि उल्टे काम ना किया कर, घर का खाना खाया कर। देख लिया ना, हो गया ना इन्फेक्शन अब तुझे। ओहो अम्मा, इतनी भी टेंशन की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे कुछ करने को कहा था, कुछ सोचा तूने क्या करना है अब? उसने अब रेहाना बेगम का ध्यान अपनी तरफ से हटाकर अबीर की तरफ करवाया और बोली थी, हाँ सोच लिया है। तो मुझे उस कल मुई के वलीमे के दिन की तारीख पता करके दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। वो अब मकरूम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली थी। दिन गुजरने का पता ही नहीं चला था और देखा देखी में ही 15 दिन गुजर गए थे और आज खानज़ादा मेंशन में हूर की शादी के फंक्शंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। आज हूर और हसनाल की मेहंदी और निकाह का फंक्शन था और वो दोनों मौसूफ अभी तक नहीं पहुँचे थे। अबीर बेटा अजलान को ज़रा कॉल करो ना, वो क्यों नहीं आया अभी तक? और उसके साथ हसनाल भी गायब है। हलीमा बेगम अजलान के कमरे में आते अबीर से बोली थी, जो उस वक्त हूर की मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो चुकी थी। मेहमानों की वजह से उसे मजबूरन उसके कमरे में शिफ्ट होना पड़ा ताकि लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं। उस वक्त वो ब्लू कलर के गोटे वाली शर्ट और नीचे ग्रीन कलर के चूड़ीदार शलवार दुपट्टे को अच्छे से बाजुओं पर सेट किए सर पर हमरंग स्टॉलर ओढ़े अपनी तैयारी का जायज़ा ले रही थी, जबकि हलीमा बेगम अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने उसे देखते ही बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था, क्योंकि वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी। अबीर ने उनकी बात सुनते इस बात में सर हिलाया और अपने कदम मोबाइल की तरफ बढ़ाए और कॉल करने लगी, लेकिन फ़ोन बिज़ी जा रहा था। मामा फ़ोन बिज़ी जा रहा है, उसने अब हलीमा बेगम को बताया। आने दो इन दोनों को, आज मैं इनके कान सही से खींचती हूँ। मजाल है ये 13 दिनों में घर में आराम से टिके हूँ। इनके हिस्से का सारा काम भी मीर और तलत भाई को करना पड़ रहा है। वो अब गुस्से में बाहर निकल गई थी, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र उतारना नहीं भूली थी। उनके जाते ही अबीर ने अपने कदम हूर के कमरे की तरफ बढ़ाए थे ताकि देख सके कि हूर की तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं, क्योंकि जब वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए आई थी तब तक ब्यूटिशियन भी आ चुकी थी। हलीमा बेगम ने भी उसे ब्यूटिशियन से तैयार होने का कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि आज हूर का दिन है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने का हक सिर्फ उसे हासिल है। उसके बाद हलीमा बेगम के लाख इसरार पर भी वो नहीं मानी थी। अब वो हूर के कमरे में दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई कि उसकी नज़र सामने शीशे के सामने खड़ी हूर पर पड़ी, जिसे कुछ ही देर पहले ब्यूटिशियन तैयार करती जा चुकी थी और उस वक्त वो कमरे में अकेली थी। हूर ने अब कदम उसकी तरफ बढ़ाए। माशाल्लाह हूर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। वो उसका रुख अपनी तारीफ करते बेसाख्ता बोली, जो उस वक्त ग्रीन कलर की चोली और लहंगे में मौजूद थी और सर पर येलो कलर का दुपट्टा अच्छे से सेट हुआ था। थैंक्स आपी, हूर शर्माते हुए बोली। और अबीर तो उसे आज पहली बार शर्माते हुए देख रही थी। उसने उसे मज़ीद छेड़ने के लिए कहा, आज तो सैया जी पर बिजली गिराने का इरादा रखती हूँ और इस तरह शर्मा शर्मा कर। एक तो पहले इतनी हसीन लग रही हो, ऊपर से तुम्हारा शर्माना, उफ उफ उफ। वो दिल पर हाथ रखते एक अदा से बोली और दूसरी तरफ हसनाल के नाम पर वो मज़ीद ब्लश करने लगी। आप बिना वो अब उसके गले लग गई थी, क्योंकि आज उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। क्या हो गया है हूर? अबीर एकदम हूर के गले लगने से परेशान हुई थी, इसलिए उससे फ़ौरन पूछने लगी, आप भी पता नहीं, मुझे आज अजीब अजीब सा फील हो रहा है और रोना भी आ रहा है। वो उसके गले लगते बोली और उसकी इस बात पर अबीर मुस्कुराई थी। वो उसकी ये फीलिंग समझ सकती थी। उसने अब उसे पीछे किया और उसे सामने पड़े सोफ़े की तरफ लेकर बढ़ी और उसे बिठाते हुए बोली, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ हूर। पता है, आज से 2 माह पहले मेरी भी बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स थी और ये बहुत नॉर्मल है। तुम्हें पता है ऐसे क्यों होता है? हूर ने उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया और उसे नफ़ी में सर हिलाते देख वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। और उसका हाथ टपकते हुए बोली, जब एक लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है ना हूर, ये फितरी बात है कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के लेकर ख्वाब बुनने लगती है। जानती हो वजह क्या होती है उसकी? जब लड़की बड़ी होती है तो उसके दिमाग में ये बात बाहर वाले क्या घर वाले डालने लग जाते हैं कि एक दिन उसने अगले घर जाना है,
जो उसका असल घर होगा, और फिर वहाँ से ही अपने लाइफ पार्टनर का एक इमेज अपने ज़हन में वो तैयार कर लेती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, कई वाक़यात उसके सामने से गुज़रते हैं। वो कुछ ऐसी शादियाँ विटनेस करती है जहाँ एक लड़की बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही होती है, साथ ही साथ कुछ ऐसी शादियाँ विटनेस करती है जहाँ लड़कियाँ बहुत सैक्रिफाइस के नाम पर मारी जाती हैं। और जानती हो, जब वो ऐसी शादियाँ विटनेस करेगी जहाँ पर लड़कियाँ एक अच्छी ज़िंदगी ना गुजार रही हों, तो उस लड़की की अपनी बनाई गई अपने जीवन साथी की इमेज टूट फूट का शिकार होने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी। वो शुरू में तुम कह सकती हो कि फेरी टेल में से किसी फेरी की तरह ज़िंदगी गुजार रही होती है, जहाँ रियलिटी से उसका कोई सरोकार नहीं होता, जहाँ सिर्फ आखिर में हैप्पी एंडिंग ही होनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब हकीकत की दुनिया में कदम रखती है ना, तो वो इसके बिल्कुल बरअक्स होती है, जहाँ कुछ कहानियों का नसीब हैप्पी एंडिंग और कुछ का नसीब बहुत बुरा होता है। अब वो सोचने लगती है कि अगर कभी उसका शोर भी ऐसा निकला तो क्या होगा। और फिर वो वक्त आ जाता है जब बारात उसके दरवाजे पर मौजूद होती है। उस वक्त उसके अंदर की बनाई हुई एक इमेज और उसके विटनेस किए गए बुरे वाक़यात की एक जंग छिड़ी होती है, और साथ उसको एक और टेंशन भी लाहक होती है कि वो अपनों से बहुत दूर हो जाएगी और वो ऐसे घर में चली जाएगी जहाँ वो नहीं जानती कि उसे कोई नखरे उठाने वाले मिलेगा भी या नहीं। और साथ ही साथ उसे ये भी पता होता है कि अगर उसकी किस्मत अल्लाह ना करे ख़राब निकली तो अपने माँ बाप के घर वापस तो आ जाएगी। अपने माँ बाप के घर वापस तो आ जाएगी, लेकिन फिर ये दुनिया उसे सुकून से जीने नहीं देगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में अगर औरत को तलाक हो जाए ना, तो कसूरवार हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है, मर्द से कोई पूछ नहीं होती। तुम्हें पता है, मैंने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे हैं जहाँ वालिदैन बेटियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ समाज के डर से। तुम्हें एक बात बताऊं, तलाक का फ़ैसला किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। वो हमेशा ये कोशिश करती है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो तलाक से बच जाए, लेकिन ये दुनिया फिर भी उसे जीने नहीं देती। ये दुनिया किसी को नहीं जीने देती। लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, अब हमें समाज के डर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस समाज से ना तो हंसते बसते लोग बर्दाश्त होते हैं और ना टूटे फूटे। वो ये बात करके मुस्कुराई। मेरी दुआ है हूर, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, तुम हमेशा खुश और आबाद रहो मेरी और हमेशा फेरी टेल की बनाई हुई दुनिया में रहो, जहाँ आखिर में खुशियाँ ही तुम्हारा मुकद्दर हो, जहाँ तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत मोहब्बत बल्कि सबसे बढ़कर एतबार करे। उसे अब अबीर एक बार फिर गले लगा चुकी थी, क्योंकि अब वो दोनों रोने लगी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास हुआ अबीर को कि उस तरह रोने से हूर का मेकअप ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते पीछे हुई और मुस्कुराती बोली, हूर बस करो, आंसू पोंछो, आज तो तुम्हारी सैया जी तुम्हें देखकर फ्लैट नहीं बल्कि बेहोश होने वाले हैं। अबीर की इस बात पर हूर भी अब हंसने लगी और बोली, अबीरा भी, आपको पता है कहीं ना कहीं आपने जो बातें की हैं ना, आपने मेरे अंदर उठते हुए तूफान को अल्फाज दिए। आपको पता है जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे ना, मेरी सोचें इसी सब के गिर्द घूम रही थी, और आज भी कहीं ना कहीं मुझे अंदर से यही टेंशन थी। उसकी बात पर वो मुस्कुराई और उसे दिलासा देने के लिए बोली, वैसे हूर तुम्हें ये सब सोचना तो नहीं चाहिए, हसनाल भाई वैसे ही तुम्हारे पीछे पागल है। वो अब फिर उसे छेड़ने लगी और अब शर्माते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गए। बरखुरदारो, अब भी आने की क्या ज़रूरत थी, पिछले 13 दिन से गायब थे तो गायब ही रहते ना। तुम लोगों के बगैर हम एक बेटी की रुखसती और दूसरी का वलीमा भी कर लेते। अजलान और हसनाल जैसे ही घर में दाखिल हुए तो आते उनका सामना तुराब खानज़ादा से हुआ। रॉकी की अच्छी खासी मदारत करने के बाद इन 13 दिनों में वो दोनों उसके पूरे ग्रुप, गैंग और रुकैया के बारे में सबूत ढूंढने में मसरूफ़ रहे। उसके गैंग के एक एक बंदे को पकड़ते वो पुलिस के हवाले कर चुके थे, और अब पीछे उनका ग्रुप बचा था जिससे निमटने का इरादा वो शादी के बाद करने का रखते थे। उनके खिलाफ भी सबूत उनके हाथ लग चुके थे। तुराब खानज़ादा की बात पर दोनों ही मुस्कुराए थे, और तुराब खानज़ादा को उनके मुस्कुराने पर और तप चढ़ी थी, क्योंकि इन 13 दिनों में वो उनसे 1000 बार पूछ चुके थे कि वो उन्हें तो बता दें कि क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों मिलकर। लेकिन मजाल है उन दोनों में से किसी एक ने भी मुंह से एक लफ्ज़ निकाला। उनको फिर मुस्कुराता देख और मुंह से कुछ ना फूटता देख वो गुस्से से आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी खातिर मदारत उनकी माएँ अच्छे से करेंगी। वो उनके आराम से कुछ कहे बिना बाहर निकल
निकल जाने पर हैरान हुए, लेकिन फिर कंधे उचकाते हॉल की तरफ बढ़े और जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुए उन्हें जूतियों की बारिश के ज़रिए इस्तकबालिया दिया गया और वो खुद को अब जूते पड़ने पर हैरान थे। नज़रें उठाकर सामने देखा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उनको जूतियों के ज़रिए इस्तकबालिया दे। सामने की तरफ देखते उन दोनों ने अपना थूक निकला, क्योंकि सामने हलीमा बेगम और तलत बेगम खड़ी उन्हें गुस्से से घूर रही थी। अजलान, तुझे नहीं लगता कि जब से तेरी शादी हुई है तेरी वजह से मैं वैसे ही ख्वामखा पिट जाता हूँ? हसनाल ने अब उसके कान में सरगोशी की थी, क्योंकि इन 15 दिनों में अजलान की वजह से वो जितनी बेइज्जती करवा चुका था ना, शायद उसने ज़िंदगी में इतनी बेइज्जती कभी करवाई हो। अभी अजलान उसे कोई जवाब देता। दोनों ख़वातीन उनकी तरफ बढ़ी। क्या ज़रूरत थी अब भी आने की? एक बार कल ही आते ना अपनी शादी का खाना एंजॉय करने, फिर निकल जाते मटर गश्त पर। उसके बाद भी तलत बेगम अब की बार गुस्से से बोली थी, मामा इरादा तो यही था, लेकिन वो क्या है ना कि आज मेरा एक बार फिर निकाह होना था ना, इसलिए आना पड़ा। हसनाल दांत निकालते बोला और उसकी इस बात पर उन दोनों को गुस्सा आया था। अब की बार हलीमा बेगम बोली, नहीं बेटा, निकाह के लिए भी क्या ज़रूरत थी आने की? जहाँ थे वहीं से वीडियो कॉल कर लेते ना, निकाह हो जाता तुम्हारा। वो दांत चबाते बोली, और छोटी मामा ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? हसनाल अब फिक्रमंदी से बोला। वो दोनों अब 2 माह ढीठों को देख रही थी, जिन्हें उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। असलान चल चले, मैं अपनी 2 माहों की बात नहीं टाल सकता। अब मैं निकाह फ़ोन कॉल पर ही करूँगा। अभी वो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला ही था कि पीछे से वो दोनों उन तक पहुँची और उनके कान पकड़कर उनको अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ी, वरना कोई शक नहीं था दोबारा गायब हो जाते वो दोनों। अगले 30 मिनट में तुम दोनों मुझे रेडी मिलो। अगर ज़रा भी लेट हुए तो भूल जाना कि तुम अपनी रुखसती और तुम अपने वलीमे को। अब की बार वो दोनों एक साथ बोले और उन दोनों ने अपनी माँ को एक साथ देखा। सेम टू सेम डायलॉग। लगता है मामा आपने और बड़ी मामा ने डायलॉग रेडी करके रखे हुए थे। अब की बार अजलान की ज़ुबान को खुजली हुई। क्या करें, जब तुम लोगों जैसी नाफरमान औलादें हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब अगले 5 सेकंड में यहाँ से गायब हो, नहीं तो तुम लोगों को 30 मिनट की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अब हलीमा बेगम की बात पर वो दोनों गायब हुए थे। अजलान अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि हसनाल तुराब मेंशन की तरफ। अजलान को कमरे में आए 5 मिनट हो गए थे कि पीछे से अबीर कमरे में दाखिल हुई। उसे हलीमा बेगम ने अजलान के कपड़े देकर भेजा था। अजलान जो अभी फ्रेश होकर निकला था, अबीर को वहाँ देख स्टिल हुआ। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि उसका स्टिल होना बनता था। अबीर अब उसके कपड़े बेड पर रखते पीछे मुड़ी के अजलान को नदीदों की तरह खुद को तकता पाकर आंखों के इशारे से पूछने लगी कि हुआ क्या। इन 13 दिनों में जो एक अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि अबीर अजलान से बोलने लगी थी। वो उसे कोई लफ्ज़ी मार भी नहीं मार रही थी। रुकैया से हुई मुलाकात के बाद वो खामोश थी। क्या अब वो वाकई एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आने की वजह से खामोश थी, या कोई और प्लान दिमाग में तरतीब दे रही थी? ये तो वो सिर्फ वही जानती थी। अजलान ने अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उस वक्त वो ट्राउज़र और शर्ट में मौजूद था। उसके करीब पहुंचने पर वो उसे अपने करीब खींचते उसके कानों में सरगोशी करते बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे ऊपर कौन सा कहर ढाने का इरादा रखती हो? वो उसकी बात पर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे अजलान ने भी महसूस किया। और फिर वो बोली, मैंने आप पर आज तक कौन सा कहर ढाया है? अजलान, कहर तो कल आप पर ढाऊंगी। अगर बच सकते हैं तो उस कहर से बच के दिखाना मुझे। उसकी इस बात पर वो चौंका और उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। समझा नहीं जाने अजलान? वो उससे पूछने लगा। वो मैं आपको कल बताऊंगी, वलीमे के बाद। वो मुस्कुराती हुई अब उसके हिसार से निकली और उसे मुस्कुराहट पास करती बाहर निकल गई, लेकिन जाने से पहले आंख विंक करना नहीं भूली थी। और अजलान उसके आंख विंक करके जाने पर हैरान हुआ। उस वक्त अजलान और हसनाल बाहर लॉन में मौजूद थे, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हसनाल का निकाह हुआ था और अब कुछ ही देर में उनका मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था। हसनाल को उस वक्त बेसब्री से इंतज़ार था अपनी मनकूहा का हसीन चेहरा देखने का। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सामने से हूर मेहंदी के लिबास में फूलों से सजी स्टेज की तरफ आती दिखाई दी, लेकिन अभी फिर उसके साथ जुल्म हो चुका था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था। अबीर भी उसके साथ थी और दुपट्टा उसके कजन्स ने पकड़ रखा था। उसकी एंट्री पर पूरे लॉन में हुटी हुई थी। लॉन उस वक्त मेहमानों से भरा हुआ था। लॉन की जिस साइड पर हूर की मेहंदी का फंक्शन हो रहा था वहाँ सिर्फ औरतें मौजूद थीं। मर्दों का इंतज़ाम दूसरी तरफ किया गया था। हूर अब स्टेज पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो स्टेज तक पहुंची, हसनाल ऊपर तक आने में उसे मदद देने के लिए फ़ौरन हरकत में आया और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। अब उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हूर ने अपने घूंघट में से उसका बढ़ा हुआ हाथ देखा, फिर हिम्मत करते अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ पर रख गए। उसका हाथ उसके हाथ में रखने की देर थी कि फोटोग्राफर्स हरकत में आए और उस खूबसूरत मोमेंट को तस्वीरों की सूरत कैद करने लगे। हसनाल ने उसके कांपते हुए हाथ को बखूबी महसूस किया और वो हैरान हुआ। उस
उस वक्त उसकी जंगली बिल्ली फिर भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वो अब मुस्कुराया और उसे लिए सामने सोफे तक लेकर बढ़ा और अब उसे बिठाता उसके पहलू में बैठ चुका था। उस वक्त खुशी उसके अंग अंग से वासे हो रही थी, होती भी क्यों ना। 10 साल का इंतज़ार अपने महरम को पाने के लिए। हलीमा बेगम और तलत बेगम ने अपने बच्चों को देखते उनकी नज़रें उतारी थी। अजलान भी उस वक्त अपनी बेगम के पहलू में खड़ा, उनके कपल भी बेहद खूबसूरत दिख रहा था। लोगों की नज़रों में रश्क और कुछ की नज़रों में हसद दिख रहा था। अब मेहंदी के फंक्शन का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। रस्म की इब्तदा हलीमा बेगम और तलत बेगम ने की थी और उसके बाद अजलान और अबीर की बारी थी। अजलान पहले स्टेज के ऊपर गया और फिर उसने अबीर का हाथ पकड़ते उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ रख गई। इन 13 दिनों में वो शौक पर शौक दे रही थी और आज 14वां दिन था और ऊपर से एक और झटका। अब वो उसके पास बैठे उनकी रस्म अदा कर रहे थे। बड़ा खुशकिस्मत निकला तू कि तेरे खिलाफ कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लगा, वरना तू आज यहाँ ना बैठा होता। 2 टके के सीक्रेट एजेंट। अजलान की ये बात हूर को भी साफ सुनाई दी और वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। सीक्रेट एजेंट, इसका मतलब बड़ा मज़ा आएगा कल एक सीक्रेट एजेंट की दुर्गत बनाते हुए। ये बात उसने दिल ही दिल में सोची, लेकिन अब ये कौन सी बात पर उसकी दुर्गत बनाना चाहती थी ये वही जानती थी। अब अबीर भी उन्हें मेहंदी लगाते नीचे उतरी, लेकिन अजलान नहीं उतरा। वो अब अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था। सारे मेहमान भी उसकी हरकत को बैठे अब मुलाहिजा कर रहे थे। सबसे पहले अजलान ने किसी को कोई शक न पड़े पैसे निकाले और हूर के सर से वार कर मुलाजमा को दिए और अब उसका हाथ दूसरी जेब में गया। अब की बार हसनाल ने उसकी हरकत को नोट नहीं किया। वो समझ रहा था पैसे निकाल रहा है, लेकिन समझ तो उसे तब आई जब उसने एक साथ 5 अंडे उसके सर पर दे मारे और साथ ही साथ सामने पड़ा तेल उठाया और उसे भिगो डाला। उसकी इस हरकत पर सारे लोन में कहकहे उमड़ पड़े और हसनाल का तो मानो बदन में लहू न रहा जब उसको अपने साथ बैठी अपनी जोजा के कहकहे सुनाई दिए। अजलान अपनी हरकत सर अंजाम देता वहाँ से जल्दी से उतरा। उसका वलीमा था, उसने अपनी दुर्गत नहीं बनवानी थी। अजलान वहाँ से उतरकर माइक तक पहुँचा और वहीं से बोला, मेरे दोस्त और दुश्मन को मेरी तरफ से शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुझे आगे भी ऐसे ही मेरी बहन से अंडे खाने की तौफीक बख्शता रहे, आमीन। उसने उसके दोनों हाथ मुंह पर मले और फिर बाकी सबको भी कहा था आमीन बोलने को। आप सब भी कहिए आमीन। अबीर उसकी हरकत को देखती रह गई और दूसरी तरफ हलीमा बेगम उसे गुस्से से ही देख सकी थी। हसनाल बेचारा अब स्टेज पर बैठा 7 सुहागनों वाली रस्म ख़त्म होने का वेट कर रहा था कि वो ख़त्म हो और वो वहाँ से भागे, लेकिन दिल ही दिल में अजलान को अच्छी खासी गालियों से भी नवाज रहा था, जो अब अपनी हरकत सर अंजाम देने के बाद मर्दाने की तरफ मीर और तुराब साहब के पास चला गया था। आखिरकार वो दिन भी आ ही पहुँचा जब अबीर का वलीमा और हूर की रुखसती थी। रात को भी मेहंदी के फंक्शन काफ़ी देर तक जारी रहा। उस वक्त हलीमा बेगम हूर के सर पर खड़ी उसे मुसलसल जगा रही थी, लेकिन मजाल है जो उसकी आंख खुल जाए। और वक्त दिन का 12 बजा रहा था और उसकी 1 बजे पार्लर से अपॉइंटमेंट थी और वो अभी तक गधे घोड़े बेचकर सोने में मसरूफ़ थी। अबीर की अपॉइंटमेंट भी 1 बजे की थी। वो बिल्कुल रेडी थी। अभी हलीमा बेगम उसको जगाने के लिए पानी का जग उस पर उंडेलती कि अबीर ने ऐसा करने से रोका। मामा आप जाएं मेहमानों के पास, मैं इसे 5 मिनट में बाहर लाती हूँ, वो उनसे बोली थी और हलीमा बेगम ने सरस बात में हिलाया और बाहर निकल गई। अबीर ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, हूर उठ जाओ अब। अबीर ने उसे प्यार से जगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जो वाज़ेह इशारा था कि वो जाग रही है, बस सोने का नाटक कर लिया। इसलिए फिर वो बोली, अगर तुम अगले 2 सेकंड में ना उठी तो मैं तुम्हारा रिजल्ट सब मेहमानों के सामने मामा बाबा को बताऊंगी, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अबीर ने अब उसे धमकी लगाई जो कारामद भी साबित हुई और वो अगले 2 सेकंड में उठ बैठी थी। अबीर जो अब बाहर जाने ही वाली थी फ़ौरन उसको पकड़ते मासूमाना अंदाज में बोली, आप रुकें आपी, आपको भाई की कसम आप किसी को रिजल्ट का नहीं बताएंगी, लोग भी क्या सोचेंगे कि दुल्हन ही अपने बारात वाले दिन फेल हो गए। वो टेंशन से बोली, हूर का रिजल्ट रात को ही आया था और इस बार उसने ज़्यादा ही कारनामे पेपर में लगाए थे, जिसकी वजह से उसकी एक पेपर में कंपार्टमेंट आई थी। अच्छा ड्रामेबाज नहीं बताती, अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ ताकि हम पार्लर जाएं। वो उसे कहती अब बाहर निकल गई और पीछे हूर की ज़ुबान से शिकवा निकला, अल्लाह ताला क्या होता मेरा ये वाला पेपर भी बाकी पेपर्स की तरह पास करवा देते। अगर मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही और अगर मेरे पेपर का पता मेरे उस सही मजाजी खुदा को चल गया ना, तो समझो वो सारी ज़िंदगी मुझे ताने देगा। ये क्या कर दिया अल्लाह ताला आपने, लगता है इस बार मैंने आपको सही से राज़ी नहीं किया, तभी मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ। वो अफसरदा अंदाज में कहती उठी और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। अबीर जो अब नाश्ता लेते उसके कमरे में आई थी, उसे देखकर शुक्र का सांस लिया कि मैडम कम अज़ कम अब जाग चुकी हैं।
अबीर और उस वक्त पार्लर में मौजूद थी और बिल्कुल रेडी भी हो चुकी थी। अजलान के आने का इंतज़ार कर रही थी अब कि वो कब उन्हें लेने आएगा। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि रिसेप्शन से बुलावा आया कि उन्हें उनके घर से लेने को आ चुका। अब वो दोनों अपने काम से भरे जोड़ों को उठाती उठी और बाहर की जानिब निकल गई, जहाँ सामने ही अजलान ग्रे पैंट कोट में मौजूद हॉल बाल नफासत से सेट किए क्लाइपर ब्रांडेड वॉच पहने उन्हीं के इंतजार में खड़ा था। सबसे पहले अबीर बाहर निकली, जो उस दिन की पिंक मैक्सी में जेवरों से लदी खड़ी थी और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। जहां अजलान फिर उसे देखता उस पर फ्लैट हो चुका था। वो आज निकाह के दिन से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उस पर जोरों का रूप आया था। अभी वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि हूर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिसकी वजह से वो ट्रांस की कैफियत से बाहर निकला और हूर उसकी हालत देखते बोली, माना भाई कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भी इग्नोर कर दें। वो रूठे हुए अंदाज में बोली और अब अजलान ने अपनी आंखें अबीर पर से हटाकर उसकी तरफ देखा, जो डार्क मैरून कलर के लहंगे में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी डोल तो बहुत प्यारी लग रही है। अजलान अब उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, जो अब भी रूठी हुई खड़ी थी, और अब उसकी तारीफ पर ब्लश करते गाड़ी की तरफ बढ़ी और आराम से पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसकी गाड़ी में बैठने के बाद अबीर ने भी अपने कदम गाड़ी की जानिब बढ़ाए। अभी वो पिछला दरवाज़ा खोलती कि अजलान की आवाज़ गूंजी, तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ मैं जो दोनों पीछे बैठ रही हो। अबीर उसकी बात पर जब्त करती सामने वाली सीट पर बैठ चुकी थी और अजलान भी अपने कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ा गया। जैसे ही वो गाड़ी में पहुंचा तो अबीर अंदर बोली, आप बैठ जाएं, गाड़ी अब आगे बैठकर हूर ड्राइव करेगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं हमारा ड्राइवर बनने की। अजलान तो उसका रूठा हुआ लहजा देख कर ही रह गया, जबकि हूर उसकी बात पर मुस्कुराई। अभी 6:30 बज रहे हैं और उसने 7 बजे तक हॉल में पहुंचना था, इसलिए उसे इग्नोर करता गाड़ी में बैठ चुका था और अब वो उसे इस बात का जवाब रात को देने का इरादा रखता था। अबीर और हूर उस वक्त स्टेज पर मौजूद थी। बारात आ चुकी थी और कुछ ही देर में हूर की रुखसती थी। आज का फंक्शन भी उनका कल की तरह मर्दों और औरतों का अलग-अलग इंतजाम था। अभी वो आराम से बैठी स्टेज पर गपशप लगा रही थी कि अबीर की सामने नज़र पड़ी, जहाँ रुकैया और ताई उसी की तरफ आ रही थी। अबीर ने जब उन्हें वहाँ पर आते देखा तो उसे हैरत हुई कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, उन्हें तो इन्विटेशन ही नहीं दिया गया। अब रेहाना ताई उसके पास स्टेज पर पहुंच चुकी थी और हलीमा बेगम, जो मेहमानों के साथ गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने भी उन्हें अबीर के पास स्टेज पर खड़े देख लिया और उन्होंने अजलान को बुलाया कि आज वो फिर कोई नया तमाशा न लगाए, क्योंकि अबीर के निकाह पर उन्होंने ख़ानदान में से किसी को नहीं बुलाया था, इसलिए उनके ख़ानदान में कोई भी निकाह के मामले और उस दिन हुए मामले के बारे में नहीं जानता था। ताई रेहाना अब अबीर के सर पर खड़ी उसे देख कम और घूर ज्यादा आ रही थी और जेवरों से लदी वो वहाँ खुशबाश बैठी थी। कैसी अक्ल मुही, सुना है बहुत खुश है। अब वो अबीर की तरफ देखते बोली और हूर भी अब उन्हें हैरानी से देख रही थी। कैसी औरत थी, फिर अबीर की खुशियाँ ख़राब करने आ गई थी। लेकिन टेंशन ना ले, अब मैं तुझे मज़ीद खुश नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ ना तेरे काले करतूतों से पर्दा हटाने। उनकी इस बात पर अबीर को बैठे हुए चक्कर आने लगे, यानी कि आज एक और जलालत, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। चलो शुरू करते हैं अबीर अलवी। अब की बार रुकैया बोली और हॉल की लाइट्स बंद हुई और सामने मौजूद स्क्रीन पर वीडियो प्ले हुई, जो अबीर के निकाह के दिन थी। अबीर ने उस वीडियो को देखते हूर का हाथ पकड़ा। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से बह निकले थे। वो दिल ही दिल में बोली, प्लीज़ अल्लाह ताला एक बार और नहीं। वीडियो देखते ही हॉल में बातें शुरू हो गई थी। एक बार फिर से उसके किरदार पर सवाल उठाए जाने लगे। अजलान, जो अभी हॉल में आया था, अबीर की गैर होती हालत को देख रहा था, फ़ौरन उसके पास पहुंचा, जो अब स्टेज पर खड़ी गिरने के करीब थी। वो उसके पास पहुंचते उसे थाम गया और जो उसके कलून की खुशबू थी उसे पहचान चुकी थी, उसे शिकवाकुना नज़रों से देखने लगी, जो अब आंखों ही आंखों में उसे दिलासा दे रहा था। उसकी पीठ सहला रहा था कि वो रिलैक्स फील करे। अब वो उसके कान में बोला, रिलैक्स जाने अजलान, आज तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ खड़ा है। आज वो तुम पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देगा, बल्कि हर एक की उंगली काट कर रख देगा जो तुम्हारे किरदार की तरफ उठेगी। वो उसके माथे पर बोसा देते बोला और ये सब रुकैया और रेहाना बेगम ने मुश्किल से बर्दाश्त किया, जब उसके आंसू पहुँच रहा था। अब सामने स्क्रीन की तरफ देखा जाए तो मंजर बदला और अजलान ने उसका चेहरा सामने स्क्रीन की तरफ किया, जहाँ पर सबसे पहले रॉकी की इकरारी जुर्म की वीडियो चली थी, जिस पर अबीर बेगुनाह साबित हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था, अब एक और वीडियो
प्ले हुई थी, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की थी, जिस पर एंकर चीख चीख कर एक गैंग के पकड़े जाने का बता रहे थे। फिर साथ ही एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी रुकैया मजीद के बारे में भी उस गैंग में शमूलियत का बातचीत होने लगी। साथ ही साथ उसके ड्रग्स एडिक्टेड होने, जानी और 5 बार अबॉर्शन कराए जाने के सबूत शो किए जा रहे थे। अजलान को जब उन माँ बेटी के आने का पता चला तो उसने सारे सबूत न्यूज़ चैनल्स को भेज दिए थे। और वैसे भी हमारे न्यूज़ चैनल्स तड़के की तलाश में ही होते हैं। फ़ौरन ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में नशर हो चुकी थी और वो लोग जो थोड़ी देर पहले अबीर के बारे में बातें कर रहे थे, उनकी बातों की सिमत अब बदल गई। अब उनका निशाना रुकैया मजीद और रेहाना बेगम थी, जो अब भी बेशर्मों की तरह वहाँ खड़ी थी। रेहाना बेगम तो बेटी की बातें देखकर शौक की कैफियत में मुड़कर उसे देखने लगी, जबकि रुकैया को समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या है। वो जो अबीर को सारी महफिल के सामने रुस्वा करने आई थी, अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करवा दिया। वैसे ही तो नहीं कहते कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, और जब वो रस्सी खींचता है ना, तो वो नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, और फिर कोई भी हो, अल्लाह के कहर से उसे गुजरना ही पड़ता है। और जब वो रहमत बरसाने पर आता है तो ये नहीं देखता कि किसका ताल्लुक किस जगह से है, और फिरौन की बीवी भी जन्नती करार दे दी जाती है। ये मंजर देखते बेसाख्ता हूर और हलीमा बेगम की आंखें भी नम हुई। आज वाकई अल्लाह ने इंसाफ कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ दुनिया का इंसाफ था, आखिरत का मज़ा भी रहता था। अबीर उस वक्त अजलान के सीने के साथ लगे हिचकियों से रोए जा रही थी। पुलिस भी आ चुकी थी, जो रुकैया को गिरफ्तार कर रही थी, और साथ ही साथ रेहाना बेगम को भी गिरफ्तार किया, एक लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालने के जुर्म में। हूर रुखसत होकर तुराब मेंशन आ चुकी थी और अभी उसकी मुख्तलिफ रस्में की जा रही थी। हसनाल भी उसके साथ ही मौजूद था। वो चाह कर भी उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। हूर रुखसती के वक्त बहुत रोई थी, लेकिन जब उसे मीर साहब ने बताया कि वो अब पाकिस्तान में ही रहेंगे अपने मेंशन में, तो उसे कुछ दिलासा हुआ कि वो अपने माँ बाप से दूर नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ अबीर उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। आज का दिन फिर उसके लिए भारी गुजरा। हॉल में हुए वाक़ये के बाद अजलान उसके साथ ही सारा वक्त रहा था और उसे दिलासा देते रहा। अभी उसे मीर साहब ने किसी काम से भेजा और अब वो कहीं गया हुआ था, और आज उसका जाना उसको बहुत महंगा पड़ने वाला था। अबीर जो भी सारे आज के हुए वाक़ये के बारे में सोच रही थी, उसके दिल में अजलान के किए बर्ताव से कुछ नर्म कॉर्नर पैदा हुआ, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर माफ़ कर भी देती तो उसके दिल में ये बात तीर की तरह पैवस्त हो चुकी थी कि वो अजलान के लिए बोझ है। अब वो उठी और अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए, जहाँ उसने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें निकाली और उन्हें बैग में पैक किया। वो अभी तक अपने वलीमे के ड्रेस में मौजूद थी। उसने अब अपने कदम ड्रेसिंग की जानिब बढ़ाए थे। वहाँ से एक पेपर उठाया और उस पर कलम और कागज़ से कुछ तहरीर किया। वो सब लिखते उसकी आंखों से आंसू बेमोल होकर गिर रहे थे। अब वो कागज़ बेड के दरमियान में रख गई और साथ ही कोई फाइल भी वहाँ पर रखी। फिर सामने मौजूद सोफे पर पड़ी अपनी शॉल उठाते, खुद को अच्छे से कवर करते अपने कमरे से बाहर निकल गए। रात के 12 बज रहे थे उस वक्त। हूर अपने और हसनाल के कमरे में मौजूद थी, जो उस वक्त बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हसनाल रस्में पूरी करने के बाद दोस्तों को अलविदा कहने गया था और अब 2 घंटे हो गए थे, अभी तक नहीं आया। हूर उसका इंतज़ार करते बैठे बैठे थक गई थी। पूरा जिस्म थकन से दुख रहा था। वो नहीं सो सकती थी। उसे आज कुछ हिसाब बेबाक करने थे। अभी उसकी आंख लगने ही लगी थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी, यानी वो आ रहा है। इसलिए वो नींद को भाड़ में झोंकती सीधी होकर बैठी। अब दरवाज़ा एक क्लिक की आवाज़ से खुला और हसनाल ब्लैक शेरवानी में मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते पहले उसके चेहरे पर सिराना और फिर चादर पड़ी, और उसकी छोटी सी बीवी ये हरकत करती बहुत खुश नज़र आ रही थी। हसनाल उसकी इस हरकत पर शौक हुआ और उसे रज के गुस्सा भी आया उस हरकत पर, लेकिन इग्नोर कर गया। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो उस वक्त सादा सूट में खड़ी उसे मज़ीद आग लगा चुकी थी। अब वो सिरहाना और चादर वहीं फेंकते उस चुन्नी काकी की तरफ बढ़ा, जो उस वक्त बहादुर बनी खड़ी थी, लेकिन उसके एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने पर उसकी बहादुरी हवा हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत जमा करती खड़ी थी। ज़हे नसीब मजाजी खुदा साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये चादर और पल्लू उठाओ और निकलो यहाँ से। वो ये कहती अब बेड के पीछे हो गई ताकि वो उसे पकड़ ना सके, और हसनाल को उसकी इस हरकत पर और गुस्सा आया और वो उसकी बात को इग्नोर करते बोला, हूर अभी के अभी वहाँ से निकलो और यहाँ आओ। मुझे बताओ तुमने ये ड्रेस क्यों चेंज किया? हसनाल की सुई उस वक्त उसके ड्रेस चेंज करने पर अटकी थी, क्योंकि उसने अभी से उसे सही से देखा भी ना था उस ड्रेस में। मेरी मर्ज़ी, मैं जब मर्ज़ी ड्रेस चेंज करूँ। आप होते कौन है ये बात पूछने वाले? वो भी अब बहादुर बनते बोली थी, इधर निकल कर आओ फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो उस वक्त जब के मराहिल से गुजर रहा था।
आपको क्या लगता है आपका मेरा इतना खून सुखाने के बाद मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी? तो ये आपकी भूल है। मैं आपको ना कुछ चने चबाऊँगी फिर जाकर आपके हाथ आऊँगी। वो भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली थी और अब वो खुद पर शक करता, उसे प्यार से डील करने के बारे में सोचते उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जो अब बेड के दूसरे कोने पर जा खड़ी हुई थी। देखो जाने मन, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह की सजाएं दे रही हो? मैं बताती हूँ ना आपने क्या किया। वो अब थोड़ा सा आगे को झुकते मोबाइल उठा गई जो कि हसनाल का था और उसे ऑन करते बोली, ये सब आपकी हरकतें थी ना? वो सारे उसके किए गए मैसेजेस उसे दिखाते बोली, पता तो मुझे इस सब का अमेरिका में ही चल गया था, क्योंकि असलान भाई को मैंने सारी बात सच सच बता दी और उन्होंने उस नंबर की डिटेल्स निकलवा ली थी। और अब तो मुझे आप ही के मोबाइल में मैसेजेस भी मिल चुके हैं, पुख्ता सबूत। अब क्या बहाना करेंगे आप? शर्म नहीं है आपको मुझे इतना डराते हुए? मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो उसकी आंखों में देखती दू बदू बोली और हसनाल अब सिर्फ अपने बालों पर हाथ फेर सका। अब वो मुकर भी नहीं सकता था। देखो हूर, मैंने तुम्हें डराने के लिए तो नहीं किया था वो सब, बस मैं तुम्हें खुद से मुतारिफ़ करवाना चाहता था। वाह जी वाह, आपको यही तरीका मिला था खुद को मुतारिफ़ करवाने का, जिससे अगले की जान निकल जाए। और मैं पूछती हूँ ऐसी भी कौन सी आग लगी थी जो आप सीधे तरीके से खुद को मुतारिफ़ नहीं करवा सके? अब की बार हसनाल ने अजलान को दिल ही दिल में गालियों से नवाजा। अजलान के बजे तुझे अल्लाह पूछे, तूने मेरी अच्छी भली रात ज़ाया करवा दी। एक इसी वजह से वो मेरे हाथ आई थी और अब फिर मेरे हाथों से निकल रही है। वो दिल में सोचने लगा और होश तो तब आया जब हूर आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर निकलने वाली थी। वो फ़ौरन उसकी तरफ लपका और दरवाज़ा बंद करते उसे दोबारा अंदर खींचा। अच्छा छोड़ो ना हूर, जो हो गया वो हो गया, तो मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। वो हाथ यार डालते हुए बोला, ओहो अब मेरे ज़ईफ़ मजाजी खुदा को माफ़ी चाहिए मुझसे। वो अब की बार पाँव पर पाँव मारती उसे पीछे करते बोली, दो तरीके हैं आपके पास जिससे आपको माफ़ी मिल सकती है। सबसे पहला, या तो मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी नौश फरमाएं और फिर ये उठाएं और रात बाहर गुजारें। उसने इशारा सिरहाने और चादर की तरफ किया और अजलान को पहला ऑप्शन ठीक लगा, क्योंकि वो उस वक्त ये भूल गया था कि हूर खानज़ादा थी। वो उसे एक ऑप्शन इतना आम सा नहीं दे सकती थी। ठीक है, पहला ऑप्शन मुझे मंजूर है। और आप उसके पहला ऑप्शन मान जाने पर वो मुस्कुराई। ठीक है, फिर आप जाकर कपड़े बदले, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, लेकिन याद रहे आपको सारी की सारी कॉफ़ी पीनी होगी, तभी आपको माफ़ी मिलेगी, वरना भूल जाइएगा माफ़ी को। वो उसे वार्न करना नहीं भूली। जब हूर को पता चला कि इस सारे मैसेजेस के पीछे हसनाल का हाथ है, तो उस दिन उसने अजलान के लिए बनाई गई कॉफ़ी चख ली थी और उसे पता चला वो कितनी ख़राब कॉफ़ी बनाती है। और तब उसे अजलान ने मशवरे से नवाजा, इससे भी बुरी कॉफ़ी बनाकर हसलान को पिलवाने के बारे में, सज़ा के तौर पर। और अब वो इसी बात पर अमल करने वाली थी। मजीद साहब जो सो रहे थे, उनके मोबाइल पर कॉल रिसीव हुई। उन्हें जो बात पता चली वो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक आने के लिए काफ़ी थी। वो उठे और बेयकीनी से अपने कमरे के बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। पूरे घर में उन्हें ना रुकैया मिली थी और रेहाना दिखी थी। अगर वो उन्हें देख जाती तो दोनों आज उनके हाथों से मारी जाती। कहा था रेहाना, कहा था ना दो इतनी छूट, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मैं गलत लग रहा था। अब भुगतो अपने किए का अंजाम। वो अब शिकस्ता और थके हुए कदमों के साथ वापस कमरे की तरफ मुड़े थे कि उन्हें फिर कॉल मौसूल हुई, जो कि पुलिस स्टेशन से थी। और उनकी बात सुनते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं इन दोनों लोगों को नहीं जानता, आप जो मर्ज़ी उनके साथ सलूक करें और आइंदा मुझे तंग मत कीजिएगा। इतना कहते वो फ़ोन काट गए और फिर फ़ोन बंद कर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी और बीवी के करतूत अब पूरी दुनिया में नशर हो चुके होंगे। अब उनका फ़ोन बार बार बजेगा। वो उन्हें नींद की गोलियां चाय में मिलाकर देती थी। उस यतीम पर भी कहर बरसाई गई थी, लेकिन अब कहर उनके अपने ऊपर बरस गया था। रुकैया और रेहाना बेगम बेयकीनी से इंस्पेक्टर को कॉल रखते देख रही थी। मजीद साहब तो उन्हें पहचानने से इनकार कर चुके थे। रेहाना बेगम को अब चक्कर आने लगे। वो खुद पर जब्त किए खड़ी थी कब से। अब उनके सब का बांध टूट गया और लहरा कर नीचे गिरी। साथ ही रुकैया की चीख बुलंद हुई, क्योंकि अब उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। लेडी कांस्टेबल ने उन्हें चेक किया और रेहाना बेगम की सांसें नहीं चल रही थी। जब तक दूसरों के साथ बुरा किया तब तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, और अब जब अपने साथ हुआ तो अगली सांस भी नहीं आई उन्हें। अजलान अभी घर वापस आया था, अपने कदम अपने दरवाजे की तरफ बढ़ाए। उस वक्त मीर मेंशन में बिल्कुल खामोशी थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखे तो अबीर वहाँ नहीं थी। ये सोचते हुए कि वो अपने कमरे में होगी, वहाँ की तरफ कदम
के सामने नज़र उसकी बेड पर पड़ी एक फाइल पर गई। उसने जैसे वो फाइल उठाई, वो उसे खोला, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। वो अबीर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। वो एक माह से प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी थी। और अब उसने फाइल के नीचे पड़े सफ़े को उठाया। वो जैसे जैसे उसे पढ़ता गया, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकती गई। अब वो चीखा, नहीं अबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे किए की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती हो मुझे। हसनाल कपड़े चेंज करते बाहर आ चुका था। तब तक हूर भी कॉफ़ी रेडी कर चुकी थी और अब वो सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बाहर आया वो उसे देख मुस्कुराई और उसे भी वहाँ आकर बैठने का आंखों ही आंखों से दावत दी। अब हसनाल भी उसके साथ मुस्कुराता आ बैठा। दिल ही दिल में शुक्र कर रहा था कि उसने कोई शर्त नहीं रखी थी जो मुश्किल हो, लेकिन ये सिर्फ सोचने की हद तक महदूद बात थी। अब हूर ने कॉफ़ी का मग उठाकर उसके हाथ में पकड़ा। ये ले आपकी कॉफ़ी। उसने ये कहते ही कॉफ़ी का कप उसके हवाले कर दिया था और उसने थामते उसके मुस्कुराहट पास की और बोला, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला लाई ना कि मुझसे जान ही छूट जाए। उसके ये कहने पर वो मुस्कुराई और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, पियो तो सही मेरे ज़ईफ़ मजाजी खुदा, फिर कहोगे इससे अच्छा होता तुम मुझे जहर ही पिला देती। वो उसे ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए देख रहा था, लेकिन समझ नहीं सका कि वो क्या कह रही है। उसने अब आंखों के इशारे से नफ़ी में सर हिलाया और बोली, अगर आप चाहते तो मैं आपको चक्कर भी दे सकती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। उसका कहना था कि वो बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है तुम पर। ठीक है, फिर नोश फरमाइए ना और फिर बताइए कि कैसी लगी आपको कॉफ़ी। वो लफ्ज़ कॉफ़ी को लंबा खींचते हुए बोली और अब की बार हसनाल ने कॉफ़ी का पहला सिप लिया और हूर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। और ऐन तवक्को के मुताबिक अभी कॉफ़ी उसके मुंह में ही गई थी कि एक सेकंड होने से पहले ज़मीन पोस हो चुकी थी। अब की बार हूर का कहकहा गूंजा और वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। और इसके इस तरह हंसने पर वो बोला, हूर ये कॉफ़ी है कि तेज़ाब, इससे अच्छा होता तो मुझे जहर ही पिला देती। उसका ये जुमला था कि हूर अब उठ खड़ी हुई और अपने पेट को पकड़ते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब वो हंस हंस कर थक गई तो खुद की हंसी बमुश्किल कंट्रोल करते बोली, शायद आप भूल रहे हैं आपको ये सारा कप ख़त्म करना है, तभी आपको माफ़ी मिलेगी। और आपने अब जो कॉफ़ी ज़मीन पर फेंकी है ना, उसके बदले आपको ये कप दोबारा पीना पड़ेगा। उसने टेबल पर पड़े एक और कप की तरफ इशारा किया। जब उसने उस कप को देखा तो उसमें चाय थी। वो शक्ल से ही बता रही थी कि कैसी होगी। हूर ये ज़्यादती है, ये बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी सकता, और ये चाय दूर की बात है। वो हूर की तरफ देखते बोला और पानी की तलाश में इधर उधर नज़रें घुमाई, लेकिन वो भी वहाँ से गायब था। यकीनन ये भी उसी की कारस्तानी थी। ठीक है, फिर चलें, उठे यहाँ से, बाहर जाएं, निकले मेरे कमरे से। अब की बार हसनाल ने उसकी तरफ देखा, यानी अब कमरा भी उसका हो गया था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। कमरे से किसी सूरत नहीं निकल सकता था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए उसने ये इम्तहान तो पास करना ही था। ठीक है हूर, मैं ये पी लूँगा, लेकिन फिर याद रखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसने अब वार्निंग दी और हूर ने अपने हाथ बालों को इलाट को फूंक से उड़ाते हुए उसकी वार्निंग को हवा के हवाले किया और बोली, ये दोनों मिक्सचर पीने के बाद आप किसी काबिल बचेंगे तो मुझे कुछ कह सकेंगे ना। वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोली थी और अब वो कुछ नहीं बोल सका था। हाय रे खुदाया, आज कोई खुद को मुतारिफ करवाने के चक्कर में दुनिया से ही ना कूच कर जाए। हसनाल जो जब्त करते कप उठा रहा था, एक ही सांस में पहले कॉफ़ी और फिर चाय पी गया था, और उसके पहले कॉफ़ी के कप और फिर चाय के कप पीने पर अब हूर सीधे होकर खड़ी हुई। वो दोनों एक कप दो ही सांसों में ख़त्म कर गया और अब उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। और अब हूर को अपने गिर्द एक बार फिर खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। वो क्यों भूल गई थी कि वो एक सीक्रेट एजेंट था और ये सब उसके लिए चुटकियों का खेल। मजबूरी में अब उसने अपने कदम ड्रेसिंग की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन इससे पहले कि वो भागती, हसनाल उसके इरादे समझते पकड़ गया और उसे अपने करीब खींच गया। और अब उसका एक हाथ उसकी कमर पर काबू किए हुए था और दूसरा उसके बालों की लट की तरफ बढ़ा, जिसको थोड़ी देर पहले हूर ने फूंक मारी थी। और अब उसने उसके बालों की लट को पकड़कर हल्का सा खींचा। तो अब बोलो, कैसे बचोगी? देखो, मैंने तुम्हारे दोनों मिक्सर पी लिए, तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ। दुनिया से मैं बिल्कुल कूच नहीं करके गया। और अब एक बार फिर से हमारी होशियार हूर भीगी बिल्ली बन चुकी थी। हसनाल अब वो अटक अटक कर बोली थी और हसनाल को उसका ये अंदाज मज़ा दे रहा था। हसनाल ने पहली मर्तबा अपना नाम लेना उसका महसूस किया, लेकिन हूर उस वक्त इतना डर रही थी कि वो महसूस ही ना कर सकी। वो क्या? हसनाल अब बोला, ये सब मैंने अजलान भाई के कहने पर किया, कसम ले ले आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी। चाय
आप कुछ भी करें। वो अब एक ही सांस में बोल गई और उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी कि वो उसकी जान बख्श दे। और एक बार फिर असलान का इस सब में हाथ होने पर उसने दांत कचकचाए और बोला था कि कल कोई सही कह रहा था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हम का ज़माना बॉम्ब का ज़माना है, उड़ा दो साले को। अजलान खानज़ादा, कहा था ना, आपको लफ्ज़ों की मार नहीं मारूंगी, बल्कि आपको वहाँ लाकर मारूंगी जहाँ आप तिल मिला कर रह जाएंगे। आज मैं वो करने जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से, और साथ ही साथ आपकी दी हुई नफ़रत और अना की निशानी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। लेकिन टेंशन ना लें, आपकी इस निशानी को अब अपने सर का बोझ नहीं बनने दूंगी। यहाँ से जाते ही सबसे पहले अपना अबॉर्शन कराऊंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी नफ़रत में दी निशानी मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारे। इसको भी मेरा रहम समझ लेना। मुझे नहीं मालूम कि अगर ये दुनिया में आया तो इसके साथ क्या सलूक करूं। आपको तो पता ही होगा बोझ उठाना कितना मुश्किल होता है, और ये मेरे सर का बोझ ही होगा जो आपकी तरफ से दिया गया। मुझे यकीन है इस सब को पढ़ने के बाद आप मुझसे कभी माफ़ नहीं करेंगे अपने किए की, और ना ही आप अपने किए की मुझसे माफ़ी मांगेंगे। और यही आपकी सज़ा होगी मेरी तरफ से, क्योंकि शायद आज के बाद आप मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं आपको माफ़ कर ही देती। अब एक काम कीजिएगा, अपनी नफ़रत और अना के झंडे को ऊंचा रखिएगा और मज़ीद मुझसे नफ़रत कीजिएगा। भूल जाइएगा कि और किसी ऐसी लड़की से शादी कीजिएगा जो मेरी तरह तवाइफ ना हो। और सबसे बढ़कर अगर आप उसे अपनी नफ़रत में कोई निशानी सौंप दें तो उसकी दिल से हिफाजत भी कीजिएगा। अजलान उस वक्त पागलों की तरह पिछले 3 घंटों से अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। अबीर की बातें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वो बगैर घर में किसी को बताए बाहर आया और अबीर को पागलों की तरह तलाश कर रहा था कि कहीं नज़र आ जाए वो उसे, और उसके बाद वो उसके साथ क्या सलूक करेगा उसे खुद भी मालूम ना था। चौकीदार से उसने पूछा था कि उसने अबीर को निकलते तो नहीं देखा, और उसने कहा कि सिवाय चंद मेहमानों के यहाँ से कोई नहीं गया, और शायद अबीर मेहमानों में से किसी की मदद लेते बाहर निकली थी। अबीर, कहाँ हो तुम? तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो अब जब के मराइल से गुजर रहा था। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब वो ठाड़ा था। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था और हसनाल हूर को अपने हिसार में लिए सो रहा था। वो दोनों उस वक्त गहरी पुरसकून नींद सो रहे थे। अभी वो सो ही रहे थे कि हसनाल के मोबाइल पर अलार्म बजा। हसनाल की नींद एकदम टूटी थी, जबकि हूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अब मोबाइल को सामने किया तो उस पर असलान की कॉल आ रही थी। उसने पहले तो उसके नंबर को घूर कर देखा, और फिर उसको अपने साथ की कल की बात याद आई कि कैसे उसकी बीवी ने उसके साले की वजह से उसे गंदी कड़वी चाय और कॉफ़ी पिलाई थी। उसका दिल किया कि उसकी कॉल ना उठाए, लेकिन फिर ये सोचते कि हो सकता है कोई काम कॉल उठा ली। साले भोंक, क्या काम है, वो गुस्से से बोला था। लेकिन आगे से जो उसे सुनने को मिला उससे वो एकदम उठ बैठा, और एकदम उसके हूर को अचानक अपने हिसार से निकालने की वजह से हूर भी जाग गई और उसे देखने लगी कि क्या हुआ है। अच्छा तो रुक, मैं आता हूँ, वो हूर के माथे पर बोसा देते बोला, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी से कपड़े चेंज करते नीचे की तरफ भागा। पीछे हूर उससे पूछती रह गई कि हुआ क्या है, लेकिन उसने उसे जवाब नहीं दिया। इशारे से उसे रिलैक्स रहने का कहता फ़ोन कान से लगाए चला गया। हसनाल उस वक्त सिटी हॉस्पिटल जहाँ पर अजलान एडमिट था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन शुक्र है ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन सर में लगी थी। अभी वो उसके रूम का पूछते उस तक पहुँचा कि वो डॉक्टर से लड़ाई करते नजर आया, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल से निकलना चाहता था और डॉक्टर उसे जाने नहीं दे रहे थे। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और साथ कुछ खराशियाँ उसके चेहरे और जिस्म पर आई थी। शुक्र थी कि हड्डी बच गई थी। उसने जब हसनाल को देखा तो धाड़ा, हसनाल, इन्हें देख के मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने अबीर को ढूंढना है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा फिर। हसनाल अब उसके करीब आया और वो भी धाड़ते हुए बोला, चुप कर असलान, एकदम चुप। मैंने अपने बंदों को कह दिया, वो अबीर भाभी को ढूंढ रहे हैं। तू टेंशन ना ले, मिल जाएंगी वो। और अपनी हालत देख, सर पर लगी चोट की वजह से तू बैठ भी नहीं सक रहा और बाहर जाना है तुझे। और अब की बार असलान के साथ लगा था वो। उसकी कमर को ज़ोर से अपने हिसार में लिया और हसनाल को अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई। वो रो रहा था और वो हैरान हुआ। अभी वो उसे कुछ कहता पीछे करके कि वो बोला, हसनाल, समझने की कोशिश कर, अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो अपना अबॉर्शन करा लेगी, सिर्फ मुझे सज़ा देने के लिए। हसनाल भी अब उसकी बात पर चौंका। क्या वो बाप बनने वाला था? और डॉक्टर तो उस वक्त उसको रोता देख रहे थे और उसकी बात सुनते उसका दिल खफा हुआ था।
हसनाल ने अब खुद को संभालते उसे पीछे किया। तू टेंशन ना ले, वो कुछ नहीं करेंगी, मैं कह रहा हूँ ना वो करेगी। उसका कहना है ये बच्चा उसके लिए बोझ है, जैसे वो मेरे लिए बोझ थी। लेकिन मैं उसे कैसे बताऊँ कि वो मेरे लिए बोझ नहीं थी। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ उस दिन से, जब से वो मेरे निकाह के बंधन में बंधी है मेरे साथ। लेकिन तब मैं अपने एहसासात को नाम नहीं दे पा रहा था, और मैं उन एहसासात को नाम तब दे सका जब मैंने उसे यूनिवर्सिटी में देखा, जब उसने मुझे जलील किया सिर्फ इस वजह से कि मैं उससे मदद मांग रहा था। और जानते हो, उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, क्योंकि वो किसी नामहरम से बात नहीं करती थी। बात करनी तो दूर की बात, वो नामहरम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। लेकिन मुझे अब अफसोस इस बात का है, ये सब जानने के बावजूद मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत की। मैंने क्यों उस पर एतबार नहीं किया। वो अब उसे धक्का देते हुए उठा। ड्रिप को तो वो होश में आने के बाद ही उतार फेंक चुका था। अब उसने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और हसनाल ने डॉक्टर की तरफ देखा और उससे परमिशन दे दी जाने की उसे। वो बस उसकी फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहे थे। अब हसनाल बाहर उसके पीछे भागा। मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा अबीर, और फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। गाड़ी में बैठते वो बुढ़बुढ़ा, उस वक्त हसनाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और उन लोगों ने कोई हॉस्पिटल, कोई होटल, यहाँ तक कि उसके ताया का घर तक छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। असलान उस वक्त खामोश बैठा था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, और हसनाल हर 2 मिनट बाद उसको देखता, लेकिन वो आंखें मूंदे बैठा था। अब वो खानज़ादा मेंशन पहुंच चुके थे, और गाड़ी के रुकते ही वो बाहर निकला, और उसके पीछे हसनाल भी निकला था। अब वो मीर मेंशन में पहुंचते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सारे उस वक्त मीर मेंशन में मौजूद थे। उसने किसी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। हसनाल ने भी सबको खामोश रहने का इशारा दिया। घर वाले सभी अबीर की प्रेगनेंसी के बारे में जान चुके थे, और उसका खत भी पढ़ चुके थे। पता नहीं मेरे बच्चों को किसकी नज़र लग गई, हलीमा बेगम रोते हुए बोली, जबकि जवाब में मीर साहब बोले, नहीं, नज़र नहीं लगी हलीमा बेगम, ये सब आपके बेटे के किए का नतीजा है। अब भुगते। हूर और हसनाल उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। हसनाल ने हूर को अपने हिसार में लिया था, और उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो उस वक्त खिड़की के सामने मौजूद थे। हूर उसकी शर्ट के बटनों को अपनी उंगलियों से छेड़ रही थी और रोए जा रही थी। हसनाल, अब वो बोली। हसनाल ने जवाब दिया था, मैं मानती हूँ भाई ने सही नहीं किया, लेकिन अबीर आपी ने भी अच्छा नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सज़ा भाई के लिए बहुत बड़ी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह उन दोनों में फ़र्क क्या रहा। दोनों ने ही अपनी अपनी जगह गलत फ़ैसले कर लिए हैं, एक दूसरे को दुख देने के लिए। औलाद तो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होती है ना, वो उसे कैसे बोझ कह सकती हैं। और तो और वो एबॉर्शन। वो उसके सीने पर अपनी ठोड़ी टिकाते उसकी आंखों में आंखें डाले भीगी आवाज़ में बोली, और हसनाल उसकी तरफ पूरी तरफ से मुतवज्जो हुआ। वो उस पर झुकता, उसकी भीगी आंखों पर बोसा दे गया, और उसके आंसू साफ करते उसकी बात काट कर बोला, हूर सही कह रही हो तुम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अबीर भाभी इतना बड़ा कदम उठाएंगी। वो बस उसे तकलीफ़ देने के लिए कह गई हैं। अब हम दुआ ही तो कर सकते हैं कि उन्हें अक्ल आ जाए और वो वापस आ जाएं। अल्लाह करे हसनाल ऐसा ही हो और वो वापस आ जाएं। वो अब जब वापस आएंगी ना, तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। चलो, वो अजलान भाई को सज़ा देना चाहती हैं, दें, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था। इतने अरसे बाद उनकी सूरत में मुझे आप ही मिली थी, और उन्होंने वो भी मुझसे छीन ली। अब एक और शिकवा आया था उसके लबों पर, और ना जाने उसके बाद वो कौन कौन से कसूर गिनवाने लगी थी। अभी अजलान ने कमरे में आकर हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था, और उस वक्त वो उसका लेटर लिए लाल आंखों से उसे घूर रहा था, जैसे वो उसके सामने। अबीर, मैं कसम खाता हूँ, तुम जब भी मुझे मिली और तुमने खुद को या मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाया हुआ, तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम पनाह मांगोगी। अब वो उठा और बिस्तर की तरफ बढ़ा। उस वक्त उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। अभी उसने आंखें बंद की थीं कि अबीर के लेटर का एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो धड़ता हुआ उठ बैठा। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अबीर, तुमने सही कहा था, तुम मुझे वहाँ मारोगी जहाँ मैं तिल मिला कर रह जाऊँगा, और अब देखो, तिल मिला ही तो रहा हूँ, लेकिन अफसोस तुम मुझे देखने के लिए नहीं हो। प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। फिर कोई ऊंची आवाज़ में तुमसे बात भी नहीं करूँगा मैं, वादा है मेरा। और एक बार फिर रोने लगा। आज अबीर का कहा सच हुआ। उसने कहा था वो अब रोएगी नहीं, रुलाएगी। अबीर बेटा, बाहर आ जाओ। वो कब के चले गए हैं। मजीद साहब अबीर से बोले।
अबीर उस वक्त मजीद के घर में मौजूद थी। जब हसनाल और असनाल आए थे वो सीक्रेट रूम में चली गई थी, जिसका दरवाज़ा मजीद साहब के कमरे में कालीन के नीचे छुपा था। उसने मजीद साहब को देखा था और बोली, ताया अब्बू, आपने तो देखा होगा ना असलान को, वो तड़प रहे थे ना। अब वो हंसते हुए बोली और मजीद साहब को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। क्या से क्या बना दिया था उसकी बीवी और बेटी ने उसे। अबीर बेटा, आप गलत कर रही हो, आपको असलान को एक मौका देना चाहिए। वो अब उसके पास बैठते बोले, क्यों ताया अब्बू, क्यों दूँ मैं उन्हें मौका इतनी आसानी से? क्या उन्होंने मुझे मौका दिया था बोलने का? नहीं दिया था, एक बार भी नहीं दिया था। और जब मेरी सच्चाई सामने आई तो मैं उनकी बीवी हो गई। अब मैं उन्हें तड़पाऊंगी और अब वो भी तड़पेंगे जैसे मैं तड़पी थी। वो अब बेहिस हो चुकी थी। और एक बात बताएं, ये आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते इस्लामाबाद? अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे बता दें, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने वहाँ जाकर अपने कदमों पर खड़ा होना है। अपने बिजनेस को मैं खुद संभालूंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारे और एक एक चीज़ को तरसे। अबीर की इस बात पर वो सर झुका गए अपनी शर्मिंदगी की वजह से। वो अब नहीं भूल सकते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। माँ का साथ, बाप का साथ भी उतना ही ज़रूरी होता है औलाद के लिए। कहते हैं ना, कुछ मर्तबा इंसान से ऐसी गलतियाँ ज़रूर ज़िंदगी में सरसद जो फिर बाद में उसकी सही बात को भी गलत बना देती हैं। और बिल्कुल मजीद साहब के साथ भी यही हुआ था। अब अगर वो उससे सही बात भी करते तो वो उसे गलत ही समझती। हूर इंसान बन जाओ और आकर बैठकर तैयारी करो, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है। लोग इस वक्त बैठकर तैयारी कर रहे होंगे और एक तुम हो के तुम्हारे मजाक ही खत्म नहीं हो रहे। हसनाल जो उस वक्त हूर के सर पर चीख रहा था क्योंकि कल उसका पेपर था और मजाल है वो पढ़ ले। वो आराम आराम वो आराम से कह कह कर थक गया था उसे। लेकिन वो भी हूर खानजादा थी, अपने ही नाम की एक ढीठ हड्डी। अपने भाई की तरह नहीं करूँगी तैयारी, जो मर्जी कर ले। मैंने कह दिया मेरे लिए बैठकर नकल की तैयारी कर दें। लेकिन मजाल है आपको मेरी बात समझ आ जाए। पता नहीं कौन से शोहर होते हैं जो शादी के अगले ही दिन से बीवियों को कह देते हैं कि कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, घर में आराम से बैठो और अपने शोहर और घर गृहस्थी पर ध्यान दो। लेकिन मजाल है मेरे शोहर ने उनसे कुछ सीखा हो। हर वक्त बैठकर चिल्लाता रहता है, हूर तुम्हारा कल पेपर है, हूर कल तुम्हारा टेस्ट है, हूर अब तुम्हारी असाइनमेंट है। थक गई हूँ पढ़ पढ़ कर मैं। मेरी उम्र अपने बच्चों को पढ़ाने की हो गई, लेकिन मेरा शोर वो है कि जिससे जिसे मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती और उल्टा मुझे बच्चा बना कर रखा है। वो अब तंग आकर चीखी थी और हसनाल तो उसके अंदाज ही देख कर रह गया था और बोला, याद है ना, आज से 1.5 साल पहले भी तुमने नकल करके पेपर दिए थे और क्या हुआ था? फेल हो गई थी ना आखिर में। और फिर तुम्हें ग्रेस मार्क्स भी कितनी मुश्किल से दिलवाए थे ताकि तुम्हारा हाथ साल ज़ाया ना हो। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ये करके। अब तब अगर मैं तब ये ना करता ना तो आज तुम आराम से बैठकर पढ़ रही होती, ये ना कह के चिल्ला रही होती। वो अब अच्छे खासे तहम्मुल से बोला था कि उसकी बाकी सारी बातें इग्नोर करके। लेकिन हूर को ये बात फिर किसी ताने से कम नहीं लगी, इसलिए फिर बोली, तो ना दिलवाते ना, मैंने आपके पास आकर पाँव पकड़े थे कि मुझे पास करवा दें। काश मैं तब ना मानी होती तो मेरी पढ़ाई से जान ही छूट जाती। वो अब खाली अफसोस ही करके रह गई थी और हसनाल बस उसे घूर ही सका था। लेकिन मजाल है जो उस पर घूरियों का असर हो जाए, इसलिए दोबारा बोली, खबरदार जो मुझे घूर कर देखा, नहीं तो ताया अब्बू से आपका वो कचूमर बनवाऊंगी कि देख के रह जाएंगे आप। एक तो मुझे समझ नहीं आता पापा को मुझसे क्या मसला है। शादी से पहले तो मुझे बड़ा कहकर भेजा था कि अगर हसनाल तुम पर ज़रा भी शोर करे या चिल्लाए तो मुझे बताना। लेकिन नहीं, अब तो उन्हें आपका चिल्लाना और गुस्सा करना नज़र ही नहीं आता। वो तो शुक्र है ताया अब्बू मेरे साथ है, वरना आपने तो मुझ मासूम की जान ही निकाल के रख देनी थी। उसने अब उसे तुराब खानज़ादा का खौफ दिलवाया और साथ ही साथ मीर साहब की शिकायत भी ज़ुबान पर लाई। तुम और मासूम हूर बीबी, अगर मासूम तुम जैसे होते ना तो लानत है उन दुनिया के सारे मासूमों पर। जाओ जो मर्ज़ी करो मेरी बला से। अगर इस बार तुम फेल हुई ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ताया अब्बू भी नहीं बचा सकेंगे। और रही बात चाचू की, वो तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो उसे सुनाता वहाँ से जा चुका था क्योंकि वो जानता था मर्ज़ी उसने अपनी ही करनी है। ताया अब्बू, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे ताया अब्बू भी नहीं बचा सकेंगे। और तो और ये मुझ पर इतना चिल्लाए और घूर घूर कर मुझे ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएंगे। हूर ने उस वक्त पूरे खानज़ादा मेंशन को सर पर उठाया हुआ था और रो रो कर सबको तुराब मेंशन में जमा कर लिया था। और अब वो बैठी शिकायतों पर शिकायतें लगा रही थी। मीर और हलीमा बेगम तो उसकी नौटंकी देख कर रह गए थे क्योंकि वो उनकी औलाद थी और वो उससे अच्छे से वाकिफ़ थे। लेकिन तुराब खानज़ादा और तल्लत बेगम उसके बहकावे में आ जाते थे, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाती थी।
ताया अब्बू इन्होंने मुझे बहुत डांटा सब मुलाजमीन के सामने। या आप इनसे पूछें, सुम्मी बाजी आप बताएं ना, हसनाल मुझ पर कितना चिल्लाए थे। और अब उसने मुलाजमा को भी अपने साथ शामिल किया, लेकिन वो अपना पहलू बदल कर रह गई। लेकिन फिर हूर की घूरी पर सरसबाद में हिला कर रह गई। उसके सरसबाद में हिलाने की देर थी कि फिर तुराब खानजादा के सीने से लगकर वो रोने लगी और तलत बेगम उसकी पीठ थपकते उसे मुसलसल चुप करवा रही थी। उसने आज तलत बेगम और तुराब खानजादा के घर में ना होने का फ़ायदा अच्छे से उठाया था। अच्छा बेटा आप चुप करो, इस नालायक को आने दो, इसकी क्लास में अच्छे से लेता हूँ। मैंने इसकी शादी इस वजह से तो नहीं की थी कि वो नालायक मेरी बेटी पर गुस्से करे। तुराब खानजादा ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। ताया अब्बू मैंने पहले ही कहा था, मेरे ज़ईफ़ मजाजी खुदा मुझे डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब वो उन्हें उनका कसूर भी गिनवा गई थी, लेकिन दिल में बोली, अब कराओ अरेंज मैरिज। मैंने भी इसको सब डबो डबो करना मारा ना तो मेरा नाम भी हूर खानजादा नहीं। वो अब अपनी सोच पर मुंह पर हाथ रखती मुस्कुराई और एक बार फिर रोने का शुगल फरमाने लगी। ये क्या है, ये तुम लोगों ने ये रेडी किया है, इसकी बुनियाद पर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। अजलान उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और मैनेजर पर चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल ज़मीन पर दे मारी। इन 1.5 सालों में वो बहुत संजीदा हो गया था और गुस्से का तेज़ भी, और कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता था, बस काट खाने को दौड़ता था हर बात पर। सर सॉरी, मैं अभी चेकिंग करवाता हूँ इसकी, मैनेजर उसे कहता अपने माथे से पसीना साफ करते बाहर निकला था। और बाहर मौजूद सारे एम्प्लॉय जो अजलान के शोर की आवाज़ सुन रहे थे, मैनेजर के बाहर निकलने पर उसे तरस भरी निगाहों से देखा। वो बेचारा अक्सर उसके गुस्से का निशाना बन जाता था और अभी मैनेजर कोई रिएक्शन देता कि ऑफिस से अजलान निकला और उन सब पर एक बार फिर चिल्लाया और एक नज़र मैनेजर पर डालते बाहर निकल गया। काम करो, यहाँ पर काम करने आते हो ना, या एक दूसरे को तरस भरी नज़रों से देखने? अगर इतना एक दूसरे पर तरस आता है तो बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। मैंने तुम लोगों की गलतियाँ बार बार दुरुस्त करने का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारी टीम ये काम कर रही है हसनाल खानजादा कि अभी तक तुम लोगों से एक लड़की का पता नहीं निकलवा पाए। अजलान अपने ऑफिस से निकलता अब हसनाल के ऑफिस आ चुका था। उसने इस 1 साल में बिल्कुल अपनी बहन की तरह उसका जीना हराम किया हुआ था। ना वो उसे घर में ताने देने से चूकता और ना ही ऑफिस में। और अब एक बार फिर वो उसके ऑफिस पहुंच गया था उसका दिमाग ख़राब करने। आहिस्ता अजलान, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ और तुम इस तरह चीख रहे हो, सबको पता चल जाना है। और रही बात भाभी की, तो उनकी तलाश जारी है, वो बहुत जल्द मिल जाएंगी। वो कदरे तहम्मुल से बोला। उसने इस 1.5 साल में अंदाज़ा लगाया कि दोनों बहन भाई उसका ज़ब्त आजमाते थे और उन दोनों ने उसे ढोल ही समझ लिया था। जिस टाइम उन दोनों में से जिसका दिल करता बजाने लग जाता। हाँ पता है, तो एक 2 टके का सीक्रेट एजेंट है और जो किसी काम का नहीं। अगर किसी को पता चल भी गया ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा तेरा, क्योंकि बिगाड़ा सिर्फ उन्हीं का कुछ जाता है जो किसी काम के हों, ना कि तेरी तरह के लोगों को जो सीक्रेट एजेंट्स के नाम पर दाग धब्बे हों। अजलान अब भी बाज ना आया और अब फिर धाड़ा था। वो तो शुक्र है उसका ऑफिस साउंड प्रूफ था, नहीं तो मैनेजर की तरफ उसकी जलालत भी सारा ऑफिस सुन रहा होता। अजलान की बात पर हसनाल अब बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहा था, वरना दिल तो कर रहा था कि उसे कह दे कि किसी और को जा, जो उसके मुताबिक सीक्रेट एजेंट के नाम पर धब्बा ना हो, लेकिन दोस्ती के हाथों मजबूर था, उसे कह नहीं सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हूर को कुछ नहीं कह सकता था, मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। इसी वजह से वो दोनों इस चीज़ का फ़ायदा बड़े आराम से उठाते थे। अच्छा बैठ, पुरसकून हो, तेरे लिए ठंडी कोक मंगवाता हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत है तुझे ताकि तेरा दिमाग ठंडा हो। हसनाल फिर बोला अपने ही करवाने के लिए, मुझे नहीं ज़रूरत तेरी किसी ठंडी कोक की, लेकिन तू कोई शर्म भरम की बोतल पी ले ताकि तुझे थोड़ी शर्म आ जाए और मेरा काम जल्दी कर सके। वो उसे कहता उसके ऑफिस के दरवाजे को ज़ोर से टांग मारते ऑफिस से बाहर जा चुका था और फिर पीछे वो सर नफ़ी में हिला सका और बोला, या अल्लाह किन पागलों में फंसा दिया है मुझे। इन दोनों बहन भाइयों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। मैं इन दोनों से तंग हूँ, एक मुझे घर में सताती है और दूसरा ऑफिस में, और घर में दोनों जगहों पर मैं जाऊँ भी तो कहाँ। वो अपना सर ही पीट सका था। अजलान मेरी बात सुनो। अजलान जो अभी मीर मेंशन में एंटर हुआ था और अपने कमरे की तरफ जा रहा था, हलीमा बेगम की आवाज़ पर रुका, लेकिन पलटा नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी आंखें देखकर परेशान हो, क्योंकि उसे जब भी अबीर की याद सताती थी तो उसकी आंखें खुद ही झलकने लग पड़ती। लेकिन वो भी माँ थी, 9 माह से अपनी कोख में रखा था उसे और उसकी रग रग से वाकिफ़ थी। वो जानती थी अबीर के जाने ने उसे तोड़ कर रख दिया। इन 1.5 सालों में वो सिर्फ चुप ही रही थी और उसे अपने हाल पर छोड़ा हुआ था, लेकिन अब उनकी भी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आज 2 टोक बात करने का इरादा रखती थी। जी मामा बोलें, सुन रहा हूँ।
वो उसकी तरफ मुंह करके बोला, लेकिन अपने आवाज़ पर काबू नहीं पा सका जो उसके रोने की निशानदेही कर रही थी। हलीमा बेगम का दिल दुखा था उसको देखकर। अजलान, तुमने अपना ये क्या हाल बनाया हुआ है? बच्चे 1.5 साल हो गया अबीर को गए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जब तुमने आराम से बैठकर हमसे बात की हो। प्लीज़, मुझे मेरे पहले वाले अजलान की ज़रूरत है। लौटा दो हमें वो अजलान, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। ये संजीदा और गुस्से का तेज़ अजलान मेरा अजलान नहीं है, वो कहते हुए रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी जवान औलाद को इस तरह देखते हुए बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे। वो सबसे कट कर रह गया था। सुबह सवेरे ऑफिस जाता और फिर रात गई वापसी होती, और अगर कभी जल्दी वापसी हो जाती तो वो सिर्फ हसनाल का दिमाग ही नहीं छोड़ता। उनकी इस बात पर वो अपने आंसू साफ करता पलटा और उनके गले लग गया। मम्मा, आप अबीर से कहे ना वापस आ जाए, फिर आपको आपका अजलान पहले की तरह वापस मिल जाएगा, वो रोते हुए बोला। और हलीमा बेगम सिर्फ उजाप्ती कर सकी थी। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की हालत देख अबीर पर गुस्सा भी आता, लेकिन जब वो अजलान के किए का सोचती तो चुप हो जाती। लेकिन फिर भी उनके मुताबिक अबीर ने अच्छा फैसला नहीं किया था। अजलान, मेरी बात सुनो, वो अब उसे ऊपर करते बोली और उसके आंसू साफ किए और उसे लिए सोफे की तरफ बढ़ी। अजलान, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द अबीर तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी हालत ऐसी बना लो। वो उसे देखते हुए बोली, मामा, आपको क्या वाकई लगता है कि वो मुझे वापस मिल जाएगी? वो अब उनकी सारी बातें इग्नोर करते बोला, मामा, उसने हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं किया होगा ना? वो सही सलामत होगा ना? अब उसे एक और टेंशन लाहक हुई थी और हलीमा बेगम अब लाजवाब हुई थी। वो उसे क्या जवाब देती कि उन्हें तो उम्मीद थी कि अबीर कदम भी ऐसा नहीं उठाएगी, लेकिन वो उसे दिलासा भी नहीं दे सकी। मामा बोले ना, उसने अबॉर्शन तो नहीं करवाया होगा ना? और उसने ये अल्फाज किस ज़ब्त के साथ अदा किए थे ये सिर्फ वही जानता था। अब हलीमा बेगम बोली, अजलान, मेरे बच्चे, जिस रूह ने इस दुनिया में आना, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि उसने ऐसा वैसा कदम ना उठाया हो। हलीमा बेगम ने अब एक दरमियानी रास्ते का इंतखाब करते उसे जवाब दिया, और वो, मामा, अगर ऐसा हुआ तो वो 6 माह का हो गया होगा ना, और मैं अबीर को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसको किसने इस बात की इजाज़त दी कि वो मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखे? लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रह जाता है, अगर वो हुआ तो? अब अजलान उठा और अपना कोट उठाया था, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया वो, और हलीमा बेगम उसकी पीठ देखती रह गई थी। हसनाल, तुमने क्या कहा है हूर से जो आज वो इतना रो रही थी? हसनाल, जो भी ऑफिस से घर पहुंचा था, उसको रास्ते में तुराब खानज़ादा ने रोक लिया, और उसका दिल किया कि वो घर वापस ही ना आए, पलट के भाग जाए कहीं। एक बार फिर अदालत उसके खिलाफ हूरने लगवाई थी, और उसे मालूम था फैसला उसके खिलाफ ही आना है। इसलिए अब वो तहम्मुल से बोला, बाबा, मैंने उसे क्या कहना है? वो हर काम अपनी मर्ज़ी से करती है, मेरी क्या मजाल जो मैं उसे कुछ भी कहूँ। अच्छा, तुमने उसे कुछ नहीं कहा तो तुम्हारे भूतों ने डराया है उसे? मरने की धमकी दी है क्या उसे उन्होंने? और साथ साथ ये भी कहा कि तुम उसका कचूमर निकाल दोगे। शाबाश है, अपनी कहे अल्फाज भी मुझ पर ही सजा गई। हसनाल ने अब दिल में सोचा, बाबा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कल उसका पेपर था और वो पढ़ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा सा डांट दिया मैंने। तो तुम खुद कौन से सोने के तमगे लेकर बैठे हो जिसकी वजह से तुमने उसे डांटा? हाँ, तो राब खानज़ादा अब उस पर बरहम हुए, और हूर जो शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराते मुस्कुराते तुराब खान के ये कहने पर खिलखिलाकर हंसी, और हसनाल को उसकी हंसी पर तप चढ़ी। बाबा, तमगे नहीं लिए, लेकिन आपकी नालायक बहू की तरह नकल भी कभी साथ लेकर नहीं गया। जो किया अपनी मेहनत पर किया, कभी फेल भी नहीं हुआ। एक आपकी बहू है जो नकल करने के बावजूद भी फेल हो जाती है। वो हूर की तरफ देखते बोला, और हूर ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने तो उसके फेल होने को ताना ही बना लिया था, जो उसे हर दूसरी बात पर उसे सुनना पड़ता। अब देखे ना इसे कैसे घूर रही है मुझे, लेकिन अब आपको वो नज़र ही नहीं आएगी। हूर के खुद को घूरने पर उसने अब तुराब खानज़ादा की को कहा था, और उसके कहने की देर थी। उसने फिर मासूम शक्ल बनाते तुराब खानज़ादा की तरफ देखा और आंखों में आंसू ले आए। पता नहीं कौन सी टंकी फिट है इसकी आंखों में जो आंसू ही खत्म नहीं होते इसके। देखा था अबू, ऐसे मुझे डांटते और ताने देते हैं, वो एक बार फिर बोली, और हसनाल ने उसको देखते नफ़ी में सर हिलाया। वो वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। रात के 4 बज रहे थे जब हसनाल के मुंह पर पानी से भरा जग किसी ने उंडेला था, और वो एकदम उठ बैठा। अब हसनाल ने सामने देखा तो हूर उसे खड़ी मुस्कुराती आंखों से घूर रही थी। हसनाल ने दिल में सोचा, वही शोर ठीक होते हैं जो अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से सुकून से कम सो तो सकते हैं ना। लेकिन ये महज वो सोच ही सका था।
अभी वो कोई रिएक्शन देता कि उसने देखा कि उसके दोनों हाथ हूर ने बांध रखे हैं। इसी वजह से वो दीदा दलेरी से खड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। ये क्या हरकत है हूर, ये क्या बदतमीजी है। वो अब उसे देखते हुए बोला, लेकिन आवाज़ काफ़ी आहिस्ता थी। हरकत हरकत, अब आपको हरकत याद आ गई? मेरे ज़ईफ़ मजाजी खुदा, आपने जो ताया अब्बू के सामने हरकत की थी वो क्या थी? हाँ, एक तो आप मुझे फ़ेल होने के ताने अकेले में मारते हैं, चले मैं वो बर्दाश्त कर लेती हूँ। अब आपने सबके सामने ये हरकतें भी शुरू कर दी। अब बताएं आपके साथ क्या करूँ कि आप मुझे दूसरों के सामने क्या अकेले में भी फ़ेल होने का ताना ना दे। वो उसके ऊपर झुकती उसके कॉलर पकड़ते बोली, और अजलान जो इस चीज़ का वेट कर रहा था कि वो उसके करीब आए, और वो झुक कर चुकी थी। उसने एक ही जस्ट में उसे बेड पर पटका और अपने हाथ खोल चुका था वो, और अब वो उसके कब्जे में थी। जी तो बोलिए, क्या कह रही थी मेरी चुन्नी काकी? हूर खेल के एकदम पलटने पर हैरान हुई, लेकिन अब वो शेर की गुफा में फंस चुकी थी। कितनी मेहनत से उसने प्लान सोचा था, लेकिन वो उस पर ही पलट चुका था। मैं तो कुछ नहीं कह रही थी हसना। वो अब फिर से चेहरे पर मासूमियत सजाते बोली, जैसे दुनिया में उस जैसा मासूम और शरीफ कोई और हो ही ना। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसे याद आ रहा है जैसे कोई कह रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कोई किसी को फेल होने का ताना ना दे। लेकिन तुम मुझे बताओ कि वो किसी क्या करे कि उसकी बीवी इंसान बन जाए और रोज़ रोज़ उसे डांट ना पड़वाए और उल्टी हरकतें भी ना करे। वो उसकी आंखों में देखते बोला, और हूर को तो उस वक्त तारे तारे नज़र आ रहे थे, इसलिए बोली, दोनों कुछ ना करें, 4 हो गए हैं, सोने का टाइम है, इसलिए सो जाना चाहिए। उसे देखते मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, तो ये सब याद तुम्हें उस वक्त नहीं आया जब मैं सो रहा था? तब क्या 4 नहीं बज रहे थे? वो सोचने वाले अंदाज में बोला, अच्छा ना हसनाल, सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोली, अच्छा, मतलब मानती हो कि तुमसे गलती हो गई है? उसकी आंखों में देखते बोला, और वो सर इस बात में हिला गई जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, जैसे कि अब तुम अभी मानी हो कि ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब तुम्हें सज़ा तो देनी पड़ेगी, ताकि तुम दोबारा ये गलती ना करो, क्योंकि माफ़ तुम्हें मैं कई मर्तबा करके देख चुका, तुम बाज नहीं आती। वो अब बेड से नीचे खड़ा होते बोला, और हूर को नहीं मालूम था कि वो क्या करेगा। अब वो झुका और उसे खुद में उठाते वॉशरूम की जानिब बढ़ा, और हूर ने उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख शोर मचाया। हसनाल, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ ये मत करना। लेकिन हसनाल उसकी सुन कब रहा था। अब उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, और उसे सामने मतलब की चीज़ पानी से भरी नज़र आ गई। अब वो बाथ टब की तरफ बढ़ा, हूर को उसमें फेंक दिया, और उसे तब तक उससे निकलने नहीं दिया जब तक वो मिन्नतों पर नहीं आई। आज उसे इस चीज़ का 100% यकीन हो गया कि अब पानी में फेंकने वाली हरकत दोबारा नहीं करेगी। मेरा प्यारा बेबी मामा को तंग करता है, शम्मू ज़रा नहीं आती मेरे बेबी को, इतनी रात को उठ जाता है, ना खुद सोता है ना मामा को सोने देता है, मुझे बहुत तंग करता है। अबीर उस वक्त बैठी इज़मीर के साथ बातें कर रही थी और साथ ही साथ खेल रही थी, और वो उसकी बातों और खेलने पर खिलखिला कर हंस रहा था। वो सेम टू सेम बाप की कॉपी था देखने में ही क्या, हरकतों में भी वो माँ का जीना हराम करके रख देता, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो आधी रात को 1-2 घंटे के लिए उठ बैठता, और उस वक्त उसे अपनी माँ की पूरी तवज्जो दरकार होती, और अगर उस वक्त वो उसे तवज्जो ना देती तो वो पूरे अलवी हाउस को सर पर उठा लेता, और फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी वो उसके साथ खेल ही रही थी कि उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, और मजीद साहब अंदर दाखिल हुए। वो उसके कमरे की जलती लाइट देख कर आए, और उसे उस वक्त बेटे के साथ खेलते देख मुस्कुराए, और इज़मीर के पास आए, उसे उठा कर ले गए, और उनके उठाने पर वो खिलखिलाया। अब मजीद साहब अबीर से मुखातिब थे, अबीर, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है लाहौर जाने की? वो अबीर से बोले, जी ताया अबू, बस इज़मीर की थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, वो करनी है, बाकी सब कंप्लीट है। वो उन्हें देखते हुए बोली, और अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि इज़मीर की चीज़ें रख सके। कल उसकी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन थी, और अबीर ने चूँकि पूरे ज़िले में टॉप किया था, इसलिए उसने प्राइज़ लेने के लिए जाना था। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, और वो सिर्फ इस वजह से कि अजलान लाहौर में मौजूद है उसे मिस नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो उस यूनिवर्सिटी थोड़ा ही आ जाएगा। चलो ठीक है, तुम पूरी तैयारी करो, फिर रेडी हो जाओ, 6:30 तक हम लोग निकलेंगे, और अभी 4:30 ही तो हुए, तब तक मैं इस शैतान को लेकर जाता हूँ। वो भी इज़मीर को देखते बोले, जो पूरी तवज्जो उस वक्त मजीद साहब की तरफ किए हुए था, और उनके मुंह पर हाथ मारते खेल रहा था। वो शरारत से पहले उनके मुंह पे हाथ मारता और फिर खिलखिलाने लगता। वो ये सिर्फ उनकी तवज्जो पाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे उनकी तवज्जो जो दरकार थी। बदमाश, शर्म नहीं आती तुझे? अब मजीद अलवी उसकी तरफ देखते हुए बोले, और वो फिर खिलखिला,
और अब वो उसे लिए बाहर निकल गए। अबीर अपनी बाकी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। रुकैया मजीद हूँ मैं, और तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे जानते नहीं। जैसे मैंने उस अबीर अलवी का पत्ता साफ़ किया है ना, वैसे तुम लोगों का भी पत्ता साफ़ कर दूंगी। क्यों अम्मा, ठीक कह रही हूँ ना मैं। ये एक मंजर था, एक मेंटल हॉस्पिटल का, जहाँ रुकैया का इलाज चल रहा था। वो उस वक्त अपने आप से बातें कर रही थी। असल में हेलुसिनेशन का शिकार होने लगी थी वो चीज़ें देखने लगती जो वहाँ हकीकत में मौजूद ही नहीं होती थी। अभी वो बातें कर रही थी कि वहाँ पर नर्स आई और उसे नींद का इंजेक्शन देते चली गई, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो थोड़ी देर बाद उसने इतना अग्रेसिव हो जाना था कि कोई उसे काबू ना कर सकता। ये हुआ था रेहाना के बाद रुकैया का अंजाम। वो अपना ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। वो असल में अपनी माँ की मौत और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। सारी इस दुनिया के सामने उसका चेहरा आ गया था। ये सहन करना उसकी बस की बात नहीं थी। उसके इलाज के लिए मजीद साहब अच्छी खासी रकम अस्पताल भेजा करते, लेकिन वो खुद नहीं आते थे, और यही उसकी एक और सज़ा थी। उसकी ज़िंदगी में उसके रिश्ते तो मौजूद थे, लेकिन वो भी उससे छीन लिए गए। हसनाल उस वक्त तैयार हो रहा था, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में आज उसका और अजलान का इनविटेशन था। गेस्ट के तौर पर वो तैयार हो चुका था। अलबत्ता अजलान को कुछ नहीं पता था कि वो क्या करेगा, वो जाएगा या नहीं। अभी वो तैयार हो रहा था कि उसने शीशे में अपनी बेगम को देखा, जो अभी तक गधे घोड़े बेचकर सोने में मसरूफ़ थी। आज उसका पेपर था, मजाल है उसे टेंशन हो और उठकर कुछ पढ़ ले। उसने उसे देख तासुफ से सर हिलाया, और अब उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए ताकि उसे उठा सके। हूर, उसने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और वो फिर एक बार दूसरी तरफ करवट लेकर सोती बन गई। हसनाल अब उसकी थोड़ी सी छोड़ी हुई जगह पर बैठा और उसे फिर आवाज़ लगाई, लेकिन इस बार उसने खाली आवाज़ नहीं लगाई, उसे साथ धमकी भी दी थी, जो कारामत साबित हुई। और अगले सेकंड में वो उठ बैठी थी। हूर, अगर अब तुम ना उठी ना तो पानी से भरा टब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, और फिर मैं तुम्हें ले जाकर वहाँ सीधा फेंकूँगा। अगर तुम मेरी अगली आवाज़ पर उठी नहीं तो याद रखना। उफ़ अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ। नींद भी अजाब बना दिया मेरे इस बंदे ने। लें, उठ गई, अब बताएं क्या करना है। वो उसे देखते गुस्से से बोली, जो अब वहाँ से उठ चुका था। वरना उसकी बीवी का क्या भरोसा, जो जंगली बिल्ली की तरह उसे चिमट जाती। कुछ नहीं करना ज़्यादा, उठो और तैयार हो, पेपर है तुम्हारा। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वो अब अपनी तैयारी को फाइनल टच देते बोला था। उफ, यूनिवर्सिटी, पेपर, मेरी सारी ज़िंदगी तो पढ़ पढ़ कर ही गुजर जाएगी। वो अब बुड़बुड़ाते उठी और वॉशरूम में घुस गई। बॉस, आज आपका यूनिवर्सिटी में इनविटेशन है और आपने वहाँ जाना है। अजलान जो अभी ऑफिस आया था, उसके सेक्रेटरी ने उसे आज कई मसरूफियात से आगाह किया, और उसने अपना माथा पीटा। वो बिल्कुल ही भूल गया था, इसलिए बोला था, कितने बजे स्टार्ट होगा फंक्शन? उसने पूछा। बॉस, 10 बजे के करीब। उसने सेक्रेटरी की बात सुनते इस बात में सर हिलाया और अपनी घड़ी पर वक्त देखा, जो 9:30 बजा रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वैसे भी हसनाल तो जा ही रहा है, मेरा जाना इतना लाजमी नहीं। वो ये कहता फाइल पर झुक गया और अपना काम करने लगा। ओके बॉस, सेक्रेटरी उसे बताता बाहर चला गया। हसनाल, मैं बता रही हूँ, इस साल मैं एडमिशन नहीं लूँगी। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी 1 साल का और फिर एडमिशन लूँगी। हसनाल ने अब उसे अचंभे से देखा और सोचा, कह तो ऐसे रही थी जैसे पिछला साल उसने बड़ी पढ़ाई की हो, जो जिसकी वजह से महारानी थक गई हैं। अभी वाले पेपर तो पास कर लो ना, फिर देखेंगे कि क्या करना है। हसनाल, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी बात पर तप कर बोला, और अब उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो उस वक्त अपनी नकल बाजू, शूज़ और जूड़े में छुपा रही थी, और ये काम करते वो बहुत मसरूफ़ दिख रही थी। आपका क्या मतलब है? देखेंगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। वैसे भी मैं पढ़ाई पहले भी मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि आजकल अच्छे रिश्तों की ज़्यादा पढ़ाई की डिमांड होती है। अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब मुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? और अब हसनाल उसे देख कर रह गया। कैसी लड़की थी ये, जिसका हर काम अनोखा था। अब की बार उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वरना बहस बहुत लंबी हो जानी थी। हसनाल उस वक्त यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। फूर भी वहीं की तालबा थी। उसे उतारता वो वेन्यू वाली साइड पर आ गया, ऑर्गेनाइजिंग टीम के हमरा, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। उस वक्त इंट्रो सेशन चल रहा था। उसे उसकी मुकर्ररा सीट पर बिठा दिया गया। अजलान अभी तक नहीं आया था, और उसे नहीं मालूम था कि वो आएगा भी या नहीं। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी गई, और हसनाल को अब स्टेज पर बुलाया गया। वो अब तुलबा में उनके मेडल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि आज की अहम अनाउंसमेंट की गई थी। अबीर का नाम उस वक्त पूरे हॉल में गूंजा, और हसनाल को हैरत हुई कि
नाम सुनकर फिर उसने सोचा कोई और अबीर भी तो हो सकती है ना, इसलिए वो रिलैक्स हुआ। दूसरी तरफ उसी वक्त अजलान भी हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट सुनकर वो वहीं हॉल के दरवाजे पर ही रुक गया। आगे जाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। अबीर जो कुछ वक्त पहले यूनिवर्सिटी पहुंची थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि चीफ गेस्ट के तौर पर किसको बुलाया गया। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलती, ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मौजूद, सर पर अच्छे से स्टॉलर ओढ़े, हाथों में इस्मीर को उठाए, जो उस वक्त ब्लैक पैंट कोट में मौजूद था, आंखें फैलाकर और सब कुछ देख भी रहा था। माँ के साथ मुस्कुराता हुआ बैक स्टेज पर आया और साथ ही अजलान को लगा कि वो अभी गिर जाएगा। वो वाकई में गिर जाता अगर वो दरवाज़ा न पकड़ता। हसनाल तो अबीर को स्टेज पर देखकर शॉक में चला गया। अबीर का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था, वो भी गिरने के करीब तर हो गई थी जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अजलान की तरफ पड़ी, जो नम आंखों से उन्हें देखे जा रहा था। हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उन तीनों को तो होश ही नहीं था। हसनाल कभी हैरत से अबीर को देखता और कभी उसके हाथ में उठाए हुए इस्मीर को, जो टुकर टुकर हसनाल को देख रहा था। अब हसनाल ने खुद पर कंट्रोल किया और वो उसको उसका प्राइज़ मेडल, कैश प्राइज़ दे रहा था, और अबीर भी अब वो उससे वसूल कर रही थी, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाए। प्राइज़ लेने के बाद वो भागने के से अंदाज में वहाँ से निकलती चली गई और अजलान ने भी अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। वो अब किसी सूरत उसे जाने नहीं दे सकता था। अबीर अंधाधुंध पार्किंग वाली साइड पर अपनी गाड़ी की तरफ भागी जा रही थी। इज़मीर भी उसके हाथ में था। वो माँ को देख रहा था कि उसे क्या हो गया जो ऐसे भागी जा रही है। वो अब सोच रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो बगैर गैस का जाने यहाँ आ गई। ऊपर से मजीद साहब भी नहीं थे, वो मेंटल हॉस्पिटल गए थे पैसे जमा कराने। अभी वो भागे जा रही थी कि किसी से टकराई थी, और वो किसी कोई और नहीं, वो हूर हसनाल खानज़ादा थी। अभी वो अपना मुंह खोलती कि वो सामने खड़ी हस्ती को देख एकदम स्टिल हुई, जो उस वक्त इस्मीर को चुप करवा रही थी, क्योंकि वो गिरते गिरते बचा था और उसका माथा हूर के माथे से टकराया था और उसने अपना मुंह खोल लिया। बस मेरा बच्चा, सॉरी, मामा की गलती है। उसे चुप करवाती सामने वाले से अब माफ़ी मांगने के लिए अपने लब खोलने ही वाली थी कि हूर को आंसू भरी नज़रों से खुद को तकता पाकर लब मीच गई। इतनी देर में अजलान भी वहाँ पहुँच आया। अपी, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो उसके गले लगते रोते हुए बोली, और अबीर तो बुत बने खड़ी थी। आज उसके साथ क्या हुआ था उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अपी बोले ना। हूर ने पीछे होते उसे झिझोर डाला। अब वो होश में आई और उससे बोली, हूर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कॉल करूँगी, अभी मुझे जाने दो। वो उसे आंसू भरी नज़रों से देखते बोली, और अब उसकी इस बात पर अजलान को तप चढ़ी। वो उसके करीब आया और उसके हाथ से इस्मीर को लेते हूर को दिया और बोला, हूर तुम इसे घर लेकर जाओ, मैं आता हूँ अबीर को लेकर थोड़ी देर में। अबीर कुछ अभी बोलती कि अजलान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा और उसको इसलिए वो चुप हो गई, और हूर तो अपने हाथों में 5-6 माह का बच्चा देख कर रह गई, जो सेम टू सेम अजलान की कॉपी था। हूर अब उसके चेहरे को चूमने लगी। कितना खूबसूरत था वो। अजलान अब अबीर को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जो बार बार पीछे मुड़कर अजमीर को देख रही थी, और उसके बार बार देखने पर अजलान बोला, कुछ नहीं कहता कोई भी तुम्हारे बच्चे को, कुछ नहीं कहता कोई भी तुम्हारे बोझ को, थोड़ी देर तक तुम्हारे पास होगा। फिलहाल मैंने तुमसे बात करनी है और मैं नहीं चाहता वहाँ कोई भी हो मेरे और तुम्हारे अलावा। अबीर और अजलान के जाने के बाद हसनाल भी आ गया और वो हूर और इस्मीर को लेते मेंशन आ गया। बड़ा ही कोई अच्छा बच्चा था। मजाल है कि उसने अपना मुंह ज़रा भी खोला, बस इधर उधर देखते माँ को तलाश कर रहा था। वो उस वक्त हलीमा बेगम के पास था, जो उसे चूमे जा रही थी और साथ रोए भी जा रही थी। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने शुक्र के नफल अदा किए थे कि शुक्र है कि अबीर ने ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया था। मीर साहब मुसलसल अजलान को कॉल कर रहे थे, लेकिन उस नालायक का नंबर बंद जा रहा था। हलीमा, अब इस नालायक ने अबीर को कोई तकलीफ़ दी ना, भूल जाऊंगा कि वो मेरा बेटा है। वो हलीमा बेगम से मुखातिब हुए और हलीमा बेगम को उन्हें देखकर हैरानी हुई थी। वो इज़मीर को मिलने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। ना जाने क्यों हलीमा बेगम को लग रहा था कि अबीर के जाने में अब मीर साहब ने भी उसकी मदद की है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मीर साहब की खैर नहीं थी। अजलान उस वक्त अबीर को लेता अपने डीएचए वाले घर में आ गया था। उसने अब उसे गाड़ी से निकाला और अंदर की तरफ लेकर बढ़ा। एक बार फिर उसको घर में देखकर उसे क्या कुछ याद नहीं आया। उसकी तस्लील, उसकी बेबसी, उसका यकीन ना करना, न जाने क्या क्या था जो उसकी आंखों के सामने लहराया। वो उसे लेते अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे कमरे में लाते उसने उसका बाजू छोड़ा। आज उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो चुपचाप उसके साथ यूनिवर्सिटी से आ गई थी। शायद उससे दो टोक बात करने का इरादा वो भी रखती थी।
अभी वो उसे कमरे में लाया कि तब से अब तक की खामोशी को अबीर की आवाज़ ने तोड़ा। बोले, क्या बात है जो आप मुझे यहाँ लाए हैं? कहाँ अमेरिका के फार्म हाउस जैसी हरकत करने का कोई इरादा है? वो उसकी आंखों में अपनी काली गहरी आंखें डाले बोली, और अजलान अब भी खामोश था। बस आज वो उसको सुनना चाहता था। वो बेशक उस पर लफ्ज़ों के तीर ही क्यों ना बरसाए, वो उसे सुनने को तैयार था। बस अब वो खुद को इस मीर से दूर ना करे, ये उसकी ख्वाहिश थी। अबीर के बोलने के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोला तो अबीर को गुस्सा आया। वो दोबारा बोली, अब अजलान अपनी बात करे और मुझे मेरे बच्चे के पास छोड़ कर आए। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है लोगों पर ज़ाया करने के लिए। उसकी इस बात पर वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उनको छुपाने के लिए वो आगे हुआ और अबीर को अपने हिसार में लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसका शुक्रिया कैसे अदा करे कि उसने उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वो लेटर जब जब पढ़ता था उसका दिल करता कि अपने आप को कुछ कर डाले, क्योंकि वो तो अब मर कर भी कुछ नहीं कह सकता था। मैं जानता हूँ मेरी बीवी अब बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई है, उसके पास फजूल का वक्त नहीं होता है, लेकिन मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए जिसमें अपने दिल की बातें कर सकूँ तुमसे, बस थोड़ा सा वक्त। वो उससे बोला और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। जाने अजलान, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अबीर जो उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उसे अपने सख्त हिसार में जकड़े उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। अजलान, छोड़े मुझे। वो अब उसके हिसार से निकलने के लिए मचली और साथ ही बोली, तसी कीजिए, सिर्फ मेरा बच्चा इज़मीर सिर्फ मेरा है, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं, समझे आप? वो अब के उसके हिसार से निकलते चीखी और अजलान उसे पुरसकून करने के लिए बोला, ओके अजलान, ओके ओके जाने अजलान, वो सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन बस तुम ये कह दो कि तुम मेरी बीवी हो। वो अब उसका हाथ पकड़ते बोला और थोड़ी देर पहले जो आंसू उसकी आंखों में थे अब उनका कोई निशान बाकी ना था। क्यों कह दूँ मैं आपकी हूँ? सुन ले अजलान खानज़ादा, मैं ना पहले कभी आपकी थी आपके मुताबिक और ना ही अब आपकी होंगी, और ये अब मेरा फैसला है, समझे आप? वो उसको उंगली दिखाते वार्न करने वाले अंदाज में, क्यों अबीर, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तुम मुझे 1.5 साल की सज़ा देने के बाद भी माफ़ नहीं करोगी? वो उसकी आंखों में देखते इल्तजा करते बोला और अबीर ने अपना रुख उसकी तरफ से मोड़ लिया। अजलान, ये कमरा देख रहे हैं? आज से 1 साल 8 माह पहले मैं यहाँ रुखसत करके लाई गई थी। मैंने बहुत से ख्वाब बुने थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो सारे आपके रवैये ने नीस्तो नाबूद कर दिए। आपको पता है जिस रोज़ मैं यहाँ आपके नाम पर लाई गई थी वो रात मुझ पर कितनी भारी गुजरी थी। उस रात मैंने आपका पागलों की तरह इंतज़ार किया था, और वो इंतज़ार का एक एक लम्हा मेरे लिए क़यामत जैसा तवील था। कितनी ही बार न जाने मुझे ये ख्याल आया कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, ना रहेगी अबीर और ना रहेगी किसी के लिए कोई टेंशन। वो रोते हुए बोल रही थी और वो सुन रहा था, लेकिन शायद उस रोज़ भी मेरा रब मेरे साथ था जो मुझ पर मेहरबान था, जिसने मुझे कोई भी गलत कदम नहीं उठाने दिया, मुझे शैतान के बहकावे में नहीं आने दिया। आपको पता है वो रात मैंने सारी यहाँ सजदे में गुजारी थी। वो सामने ज़मीन की तरफ इशारा करते बोली कि कहीं मैं सबको यकीन दिलाने के चक्कर में अपनी जान ही ना ले लूँ और लोगों को यकीन आ जाए कि वो पाक साफ थी। इसी वजह से अपने दामन पर लगा दाग बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। वो अब हिचकियों के दरमियान बोली थी, उस रात मैंने 2 दुआएं मांगी थी सारी रात अजलान। मैंने सारी रात इस ज़मीन पर बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी थी मैं कोई उल्टा कदम ना उठा लूं, और साथ ये दुआ मांगी कि आप एक बार आ जाएं और मैं आपको अपनी सफाई दे सकूं, लेकिन आप नहीं आए थे। उसने जहाँ से बात शुरू की उसने वहीं लाकर बात का इख्तिताम किया और अपने आंसू पोंछे। जिस तरह मैंने वो रात गुजारी थी ना अजलान, आप हर रात वैसे ही गुजारेंगे, इस एतबार के साथ कि शायद आपकी ज़िंदगी में मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, समझे आप? वो उसे देखते हुए अब बोली, और अजलान एक बार फिर उसके करीब हुआ और बोला, अबीर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो प्लीज़, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ ये ना कहो कि अबीर दोबारा नहीं आएगी। वो अब मिन्नतों पर उतर आया था और अब की बार अबीर हंसी थी। अबीर अब नहीं आएगी अजलान, आपकी बीवी अबीर मर चुकी है। अब ये वो अबीर खड़ी है जो अब आपकी नहीं, ये वाली अबीर आपसे तलाक लेगी और आपकी बीवी सिरे से रहेगी ही नहीं। इसका तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना था कि वो चीखा था, अबीर अजलान खानज़ादा मेरी बीवी हो तुम, ये बात याद रखना, तुम्हें तलाक किसी सूरत नहीं दूंगा मैं। उसकी ये बात सुनते वो ऊंची आवाज़ में हंसी, आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। उस वक्त वो कोई पागल मालूम हो रही थी। बीवी, वो ये लफ्ज़ कहती एक बार फिर ज़ोर से हंसी थी। अब वो चलते चलते उसके करीब पहुंची। अब आंखों में आंसू नहीं थे, उसके हाथ उसके गिरे बांध तक जा पहुंचे थे और अब उसकी हंसी की जगह गुस्से ने ले ली थी। मैं बीवी हूँ आपकी?
उस वक्त मिस्टर अजलान खानज़ादा आपको ये बीवी याद क्यों नहीं आई, जब आप भी मेरी नाम नेहाद कज़न के इल्ज़ाम को सच मानकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से निकल गए थे, मुझे लोगों के दरमियान अकेला छोड़कर। तब आपको क्यों याद नहीं आया कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपका आधा हिस्सा हूँ, जो उनके दरमियान जलील हो रही हूँ। बेशक आप मुझे घर आकर कत्ल कर देते, मैं उफ तक ना करती, लेकिन वहाँ तो मुझे अकेला ना छोड़ते। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे जो मुझे सहारा देते, आप ही मेरा वाहिद सहारा थे। उसकी आवाज़ एकदम फिर से ऊंची हुई, पर रहम खाने के काबिल हो चुकी थी। अब उसने उसके सीने पर थप्पड़ मारते एक और शिकवा जुबां पर ला अब उसके सीने पर मुक्के मारते उसने एक और शिकवा जुबां पर लाया। उस वक्त कहाँ थे जब आपके मुझे धुतकार के जाने के बाद भी आपके पीछे मैं अमेरिका आई थी, आपको अपनी सफाई देने का एक मौका मांगा था, लेकिन तब तो आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते थे ना। जाएं, आज से मैं आपको अपना शोहर मानने से इनकार करती हूँ और बहुत जल्द तलाक के कागजात आपके हाथ में होंगे। अबीर, अब की बार अजलान फिर धाड़ा था। उसकी धाड़ का अबीर पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से निकल गई और आकर गाड़ी में बैठ गई। उस वक्त वो अजमीर के पास जाना चाहती थी। बस हसनाल, ये देखें, ये मेरी तरह दिखता है ना। हूर उस वक्त सोए हुए अजमीर को उठाए हुए थी और तब से अब तक एक ही बहस जारी थी हूर की कि अजमीर उसकी तरह दिखता है, हालांकि वो साफ अपने बाप की कॉपी था। हाँ हूर, तुम्हें कौन कोई कह सकता है कुछ कि ये तुम्हारी तरह नहीं दिखता, ये 100% तुम्हारी तरह दिखता है। हसनाल ने दरमियानी रास्ता इख्तियार करते अपनी जान बख्शी करवाई, जो कि बहुत मुश्किल थी। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मामा तो कह रही थी ये अजलान भाई की कॉपी है, उसने अफसोस से कहा और हसनाल ने अपना माथा पीटा। हाँ, उसकी तरह भी लगता है, हसनाल ने कहा, लेकिन ये सारा मेरी तरह दिखना चाहिए ना, आखिर मैं इसकी इकलौती फूफू हूँ। वो अफसुर्दगी से बोली और हसनाल जो आंखें मूंदे बैठा था, उसका दिल किया उठे और जाकर कहीं कूद जाए। इस लड़की ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया था। अब उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा जो पहले उसे देख रही थी। हसनाल ने उसकी तरफ थोड़ा सा खिसक कर कहा, हूर, ये आम बात है कि मेजॉरिटी बच्चे अपने माँ बाप पे रह जाते हैं, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम टेंशन ना लो, हमारे सारे के सारे बच्चे तुम पर जाएंगे इंशाल्लाह। वो मुस्कुराता शरारत से बोला और वो जो अपनी सोचों में ही गुम बैठी हुई थी एकदम बोली एक्साइटमेंट में, क्या वाकई हमारे सारे बच्चे मुझ पर जाएंगे? उसकी इस बात पर वो दिल खोल कर हंसा और हूर ने अब अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई। अब उसे समझ आई कि वो क्या बात कर रहा है। हाँ, सारे के सारे तुम पर जाएंगे, वो अब उसे खुद से लगाते मुस्कुरा कर बोला और उसके माथे पर बोसा दिया और दूसरी तरफ वो उसकी बात पर शर्म से लाल पीली हो रही थी। मीर साहब अबीर कहाँ है? अभी के अभी उसे मेरे हवाले कर दें। मजीद साहब खानज़ादा मेंशन आए थे और उस वक्त अबीर के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें ड्राइवर ने बताया कि कोई लड़का उसे अपने साथ लेगा और वो जान के वो लड़का कौन होगा, इसलिए सीधा खानज़ादा मेंशन आए थे। मीर साहब अबीर कहाँ है? उसे अभी के अभी मेरे हवाले कीजिए। मजीद साहब खानज़ादा मेंशन आए हुए थे और उस वक्त अबीर के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें ड्राइवर ने बताया था कि कोई लड़का उसे अपने साथ ले गया था और वो जान गए थे कि वो लड़का कौन होगा, इसलिए सीधा खानज़ादा मेंशन आ गए। मीर साहब अभी कुछ बोलते कि अजलान की गाड़ी खानज़ादा मेंशन में दाखिल हुई थी और अबीर गाड़ी से निकलती मजीद साहब और मीर खानज़ादा की तरफ आई। बाबा, इस मीर कहाँ है? उसने आते ही मीर साहब से सवाल किया और वो बोले वो हूर के पास है। उन्होंने हूर की तरफ इशारा किया जो इज़मीर को लिए उसी तरफ आ रही थी और साथ ही उसके हसनाल भी था। अबीर इज़मीर को देखती उसकी तरफ बढ़ी थी और उसे हूर से लेती पागलों की तरह चूमने लगी, जैसे कितने सालों बाद मिल रही हो। इस दौरान अजलान खामोश खड़ा था, वो कुछ सोच रहा था जिस पर उसे अमल पैरा होना था। चलें ताया अब्बू, हमें देर हो रही है, उसने मजीद साहब के पास आते हुए उन्हें कहा और अब मीर साहब की तरफ मुड़ी। बाबा, आप मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट पर नहीं आए, मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो मीर साहब से बोली थी और उसी वक्त तल्लत बेगम, हलीमा बेगम और तुराब खानज़ादा वहाँ आए। उन्होंने मीर की तरफ देखा, मतलब वो अबीर के साथ राब्ते में थे। अजलान ने उनकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो पहले दिन से जानता था कि अबीर के जाने में मदद मीर साहब ने की थी, क्योंकि वो उस रात ही उसे बाहर भेजने वाले थे और उसके साथ साथ जिस दिन अबीर गई थी सब टेंशन में थे। लेकिन मीर साहब टेंशन में नहीं थे, उल्टा उजलान को ही सुना रहे थे। वो मीर साहब ने उसकी बात पर सब पर नज़र डाली और अपने बालों में हाथ फेरा।
वो सब उन्हें खून आशाम नज़रों से घूर रहे थे, सबसे बढ़कर हलीमा बेगम। लेकिन फिर वो बर्दाश्त का घूंट पीते बोले, वो बेटा मैं आने वाला था कि इतनी देर में इज़मीर आ गया, इसलिए मैं नहीं आ सका, उसके लिए माफ़ी। वो माजरत करते बोले, चलें कोई बात नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली और एक कदम हलीमा बेगम की तरफ बढ़ाते सोए हुए अजमीर को मजीद साहब को दे दिया। उनके सामने जाते उसने अपने कान दोनों हाथों से पकड़े और बोली, सॉरी मामा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और अगर मैं यहाँ से जाने की बात आप सबको बताती तो मुझे किसी ने नहीं जाने देना था। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए बोली और हलीमा बेगम उसके जवाब में कुछ नहीं बोली थी, जो उनकी नाराज़गी की निशानदेही थी। उसने अब नज़रें ऊपर उठाई और हलीमा बेगम को देखा, जो दूसरी तरफ मुंह मोड़े खड़ी थी। अब वो उनके सामने गई और उनके गले लगी और बोली, थैंक यू सो मच मामा, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होने के लिए। मैं आपका यह एहसान मरकर भी नहीं भूलूंगी। उसकी इस बात पर हलीमा बेगम को गुस्सा आया और वह गुस्से से बोली थी, उसे पीछे करते हुए, दिल तो करता है अबीर तुम्हें रख के लगा तुम्हारी हरकत के लिए, लेकिन क्या करूं, ऐसा कर नहीं सकती। एक तरफ मुझे मामा बोलती हो और दूसरी तरफ मुझे पराया कर देती हो। उनकी इस बात पर वो हंसी थी और बोली, मतलब मामा निशाना सही लगा। उसके मुस्कुराने पर हलीमा बेगम ने उसे सर पर हल्की सी चपेट लगाई और वो खिलखिला कर हंसी थी और बोली, चले मामा मैं चलती हूँ, अब आपकी बारी है मेरी तरफ आने की। पापा को एड्रेस पता है। उसने मीर साहब की तरफ देखते हुए अपनी बात कही शरारत से और फिर दोबारा खिलखिलाई। उसे नहीं पता था कि मीर साहब ने ये बात हलीमा बेगम को नहीं बताई होगी, वरना वो कभी ये राज फाश ना करती। अब वो तलत बेगम, तुराब खानजादा, हसनाल और हूर से मिलती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। इज़मीर को लेती कि पीछे से असलान की आवाज़ गूंजी और उसकी तेज़ आवाज़ सुनते इज़मीर भी उठ चुका था और वो आवाज़ की सिमत देखने लगा। अगर तुमने खानजादा मेंशन से एक कदम भी बाहर रखा ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी और फिर तुम्हें तलाक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा जाकर बेवा की पोस्ट पर तैनात होगी तुम। उसकी इस बात पर सबका दिल लर्जा था और अबीद के कदम रुके। अभी उसने दोबारा कदम बढ़ाए ही थे कि फायर की आवाज़ गूंजी और वो एकदम पलटी थी और इज़मीर की ज़ुबान से भी बेसाख्ता निकला था, बाबा, जो उसने पहला लफ्ज़ बोला था पूरा, और साथ ही रोने लगा। अबीर भागते हुए अजलान की तरफ गई, जिसने अभी गोली सिर्फ बाजू पर मारी थी, उसे ये बताने के लिए कि वो धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ वो असल में ये कर गुजरेगा अगर उसने यहाँ से कदम बाहर निकाला तो। अभी वो उसके करीब पहुंचती कि उसने पिस्तौल अपने सर पर रख ली और अबीर समेत सबको आगे बढ़ने से रोका। कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। उसने अबीर समेत सबको देखते हुए कहा। खून उसके बाजू से बह रहा था। अजलान, इसको नीचे करें। अबीर वहीं से रुकते हुए चीखी थी, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। उस वक्त वो दीवाना बना हुआ था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं जैसे उसमें खून उतरा। उसे उस वक्त ये मालूम था कि अगर वो चली गई तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोबारा बोला, अबीर, तुम अभी के अभी अपने बच्चे की कसम खाओ कि तुम खुद को और इज़मीर को मुझसे दूर नहीं करोगी और तलाक का कभी नाम नहीं लोगी। वो उसकी तरफ देखते चिल्लाया, जो कि एक तरफ इज़मीर को चुप करवा रही थी और दूसरी तरफ उसकी तरफ नम आंखों से देख रही थी। और उसकी बात पर वो बोली, क्यों, आखिर क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे? मैं तो आपके लिए बोझ हूँ ना? फिर मुझे अपने गिल्ट के हाथों रोक लिया मजबूर होकर। एक काम करते हैं, दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, आपको माफ़ कर देती हूँ और इज़मीर को भी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूँगी मैं। वो उसकी तरफ देखते उसी के अंदाज में बोली, अबीर, मैंने तुमसे किसी दरमियानी रास्ते का नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम कसम खाओ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, बस। उसने अपनी बात फिर दोहराई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, इसलिए अजलान दोबारा बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड है अबीर बोलने के लिए, बोलो और उसके बाद सीधा मीर मेंशन चली जाओ। उसने ट्रिगर पर हाथ रखते हुए कहा और उल्टी गिनती शुरू की। अभी उसने आंखें बंद की थी और एक बोलने ही वाला था कि अबीर की रोती आवाज़ गूंजी, जो उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। मैं इज़मीर की कसम खाती हूँ कि मैं और इज़मीर कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन आप इस खुशफहमी में नहीं रहना कि मैंने ये आपके लिए किया। मैंने सिर्फ ये इसलिए किया कि मेरा बेटा यतीम ना हो, वरना मैं आपकी शक्ल देखना भी गवारा ना करूँ। मोहब्बत और आपके साथ रहना दूर की बातें हैं ये। वो ये कहते इज़मीर को लेती अंदर की तरफ बढ़ गई और अजलान ने आंखें खोली और उसे मुस्कुराती नज़रों से अंदर जाते देखा। जब हसनाल उसके पास पहुंचा और उसके हाथ से पिस्तल लेते उसके मुंह पे मुक्का जड़ा और बोला, कमीने साले, बहुत मरने का दिल कर रहा है तेरा, मुझे बताना क्यों
मुझे बता, मैं तुझे खुद गोली से उड़ाता हूँ। वो कहते उसके गले लगा और बोला, हसनाल, वो जाते हुए कह गई है वो मुझसे मोहब्बत करती है। उसकी इस बात पर वो ऊपर हुआ और बोला, लगता है गोली का असर तेरे दिमाग पर हो गया है। वो कहकर गई है कि तुझसे मोहब्बत तो दूर, तेरी चेहरा भी ना देखूँ मैं। वो उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, पीछे हट, मुझे उसके पास जाने दे, तू नहीं समझेगा। वो उसे कहता अंदर अबीर के पीछे भागा और बाकी सारे तो नम आंखों से उसे देखते ही रह गए थे। उसने एक पल के लिए उन सबकी जान ही तो निकाल उसने एक पल के लिए सबकी जान निकाल दी थी, लेकिन शुक्र है कोई खा कि गोली खाली उसे छू कर ही गुजरी थी। मीर साहब, खबरदार, जो आपने मुझे कोई सफाई दी, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी कहने की। मैंने देख लिया है कि कितनी अहमियत है मेरी आपकी ज़िंदगी में। हलीमा बेगम रूठे हुए अंदाज में मीर साहब से बोली, जो उस वक्त हॉल में जिरगा लेकर बैठे हुए थे। लेकिन वो और बात है कि जिरगा का कोई भी शख्स उनके हक में नहीं था। हलीमा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मीर साहब बोले कि हलीमा बेगम उनकी बात दरमियान से काटती बोली, लेकिन बता ना सका। मुझे पता है आपने हमेशा की तरह यही बोलना है, इसलिए मेहरबानी करके चुप कर जाएं और कुछ ना बोलें। आपका शुक्रिया मुझे ना बताने के लिए। वो उन्हें कहती अंदर की तरफ बढ़ गई और मीर साहब ने खुद की तरफ देखा और मीर साहब ने हूर की तरफ देखा। वो भी उनसे नाराज़ थी। हलीमा बेगम के जाते ही वो भी तुराब मेंशन चली गई, फुल उन्हें नखरा दिखाते। जिस दिन से ये खोते की औलाद दुनिया में आई है ना, उस दिन से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। दूभर कर दिया मेरा जीना इसने। हरकतें इसकी होती हैं और नाराज़ मुझसे हो जाते हैं सारे। मीर साहब पीछे गुस्से से बोले थे, चुप, खबरदार जो आप हंसे। हर टाइम मामा आपके साथ होती हैं, आपके नखरे उठाती हैं, आपकी देखभाल करती हैं। आपको कब से मामा मामा बोलना सिखा रही हैं, और आज आपने क्या किया, अपनी मामा को धोखा दे दिया। ज़रा शर्म ना आई आपको बाबा बोलते हुए। उस वक्त अबीर अपने 6 माह के सपूत से लड़ रही थी, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसने जो पहला लफ्ज़ बोला था वो उसे सुकून नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ इज़मीर उसकी बातों पर हंस रहा था, जो उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। अभी वो उससे बातें कर रही थी कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद करने वाली हस्ती को देखा। वो कोई और नहीं, अज़लान था, जो उन दोनों की तरफ मुस्कुराती और भीगी नज़रों से देख रहा था। अबीर ने उसे देखते ही रुख दोबारा मोड़ लिया। उसके रुख मोड़ने पर उसने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए और उसके सामने आते ही उसने अज़मीर को उठा लिया और अब दीवानों की तरह उसके एक एक नक्श को चूम रहा था। उससे कोई पूछता कि उसके लिए कितना तकलीफ दे था वो लफ्ज़ जो उसने अपनी होने वाली औलाद के बारे में पढ़े थे, लेकिन हाँ, उसके अल्फाज से शायद कम ही थे जो उसने अपनी शरीके हयात के लिए अदा किए थे। आई एम रियली सॉरी, मेरा चांद का टुकड़ा, बाबा के एक गुनाह की वजह से आप बाबा से इतने दूर रहे। वो भीगी आवाज़ में उसे कह रहा था और इज़मीर और उसकी मामा उसे सुन रहे थे। बाबा आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको और आपकी मामा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी कोई ऐसी बात ज़ुबान पर नहीं लाएंगे जिससे मेरी जान को तकलीफ़ पहुँचे। उसने ये अल्फाज अबीर को देख कर कहे, जो लापरवाह बनने का फुल नाटक कर रही थी, और ये अल्फाज ख़ास तौर पर अबीर के लिए ही बोले गए थे और वो ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन वो उसे देखने से गुरेज बरत रही थी। बाबा मर कर भी अपनी जान पर अब हमेशा भरोसा करेंगे। उसने अब इज़मीर को कंधे से लगाते अबीर को देखते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। ये अल्फाज कहे थे जो वो यहाँ से अब गायब हो जाना चाहती थी। अब वो उसके सामने आ रुका और इज़मीर को बेड पर लिटाया, जो उसके कंधे लगते ही सो रहा था। अब वो अबीर के सामने खड़ा हुआ, खून अभी भी उसके बाजू से निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था। अबीर ने जो कुछ बोलने के लिए लब वाह करने ही वाली थी, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उसके खून के कतरों पर पड़ी और उसने नफ़ी में सर हिलाते अपने कदम कबर्ड की जानिब बढ़ाए, ताकि फ़र्स्ट एड बॉक्स लाकर उसका बैंडेज कर सके, वरना उस शख्स से तो कोई उम्मीद ना थी कि कोई काम भी सही से कर सके। पहले वो गुस्से में उसको लाख बातें सुनाता और अब पछतावे की वजह से खुद को अजियत देता था। वो बॉक्स लेती उसकी तरफ आई और उसे नज़रों के इशारे से बेड पर बैठने का कहा। अज़लान की तो मानो मौका मिल गया था उसे बैठकर देखने का और अपनी बात कहने का, इसलिए फ़ौरन बैठ गया। अब अबीर उसके बाजू को ऊपर करते उसकी बैंडेज कर रही थी जब अज़लान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अबीर, क्या तुमने मुझे वाकई माफ़ कर दिया? और अबीर ने उसे घूर कर देखा और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि उसकी माफ़ी उससे ज़बरदस्ती ली गई है। उसके इस अंदाज पर वो हंसा था, उसका नज़रों का मतलब वो समझ गया था, इसलिए उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाते बोला और अबीर को लग रहा था कि वो रो रहा है। अबीर, बेशक तुम मुझे माफ़ ना करो, लेकिन प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना और ना ही छोड़कर जाने की बात दोबारा ज़ुबान पर लाना। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो अगले दिन तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी न्यूज़ पर। उसकी ये बात कहना थी कि उसने उसे पीछे धक्का दिया और रोते हुए बोली,
आप नहीं बदल सकते अज़लान। पहले भी मुझे अपने अल्फाज से तकलीफ़ पहुंचाते थे और अब भी यही करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अंदाज़ बदल लिया है। वो उसे देखती चिल्लाई और फिर उसकी तरफ बढ़ते उसका गिरेबान पकड़ गई और बोली, आपको किसने इजाज़त दी थी खुद को नुकसान पहुंचाने की? हाँ, वो अब घुर्राई थी। हिम्मत भी कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने की आपकी? वो अब उसके ज़ख्म वाली जगह को ज़ोर से दबाते बोली और वो उसके दबाने पर कराहा था। और फिर बोली, अब दर्द हो रहा है? उस वक्त दर्द नहीं हुआ जब गोली चलाई थी। उसके कराहने पर वो चीखी थी और उसके जवाब में वो बोला, अबीर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो उसकी सारी बातें इग्नोर करता बोला और वो उसकी बात पर हंसी। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर असलान, जो लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते हैं ना, उनसे मोहब्बत नहीं नफ़रत की जाती है, और मैं आपसे बहुत नफ़रत। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि वो बोला, लेकिन मुझे याद है अमेरिका में मुझे किसी ने कहा था, अज़लान आपके लाख मुझे बुरा कहने पर भी मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पा रही। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपको माफ़ नहीं कर पा रही। वजह जानते हैं क्या है? कि मैं आपके लिए बोझ हूँ। उसने उसके कहे गए अल्फाज जो उसने उसे नींद में समझ कर कहे थे, सारे दोहरा दिए तो वो उसका चेहरा देख कर रह गई। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी ये लड़की। कैसे सोच सकती थी कि ये शातिर इंसान सोच सकता है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो उसके मुंह पर मुकरी। चलो तुमने कहा और मैंने मान लिया। अज़लान उसकी आंखों में देखते हुए बोला और अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ अबीर। तुम जानती हो, तुम कहती हो कि तुम मेरे लिए बोझ थी, और मैं मानता हूँ मैंने ये बात कही थी, लेकिन मैं इज़मीर की कसम खाकर कहता हूँ तब भी इस बात में कोई सदाकत नहीं थी। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गया। तुम कहती हो मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। ठीक कहती हो, मैंने वाकई तुम पर एतबार नहीं किया था, लेकिन अबीर खुद सोचो, सालों के रिश्ते होते हैं, सालों के रिश्ते होते हैं, लोग सालों से साथ रह रहे होते हैं। जब उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात आए तो वो भी यकीन नहीं करते। और मैं जानता ही कितना था तुम्हें, सिर्फ इतना कि पाकिस्तान आने पर तुम्हारे बारे में पता करवाया सिर्फ। बस आते खुद मैं तुम्हें नहीं जानता था। कसम ले लो, अगर मैं तुम्हें ज़रा भी जानता होता ना तो उस दिन मर जाता, लेकिन तुम्हारा साथ ना छोड़ता। मैं ये कहकर अपनी हरकत को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था तुम पर एतबार ना करके, लेकिन तुम्हें छोटी सी माकूल वजह दे रहा हूँ उस वाक़ये की। वैसे कह तो सही रहा था वो, आखिर उसे जानता ही कितना था। उस दिन एतबार तो उस पर उसके सगे ताया जो उसे अच्छे से जानते थे उन्होंने भी नहीं किया था। अबीर ने दिल में सोचा और फिर बोली, मान लिया अज़लान आप मुझे नहीं जानते थे, ये वजह थी आपकी मुझ पर एतबार ना करने की, लेकिन जब आप किसी को जानते ना हो ना तो आपको कोई हक भी नहीं पहुंचता है उसके किरदार को निशाना बनाकर उसे अच्छे नामों से मुखातिब करो। अबीर का इशारा उसके बारे में कहे गए अल्फाज की तरफ था जो उसने उसके लिए इस्तेमाल किए थे। सही कह रही हो अबीर, मेरी गलती थी वो, और बेशक तुम उसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी सज़ा देना। आज तुमसे मैं इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे तब से मोहब्बत है जब मैंने तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था। उस दिन जाना था कि महरम की मोहब्बत क्या होती है। तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी, ना होगी, ये बात याद रखना। और रही बात आगे से एतबार की, तो मैं अभी कसम खाता हूँ अगर आगे ज़िंदगी में मैंने तुम पर अगर भरोसा या एतबार ना किया किसी भी मामले या बात पर, तो तब तुम जो फैसला करोगी मेरे सर आंखों पर होगा। बेशक मुझे कत्ल कर देना, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। अब वो उसके सामने हाथ जोड़ गया था। वो जो अब बेड पर बैठी थी उसको देखकर बोली, पहले आप ये फ़ैसला कर लें आपको माफ़ी चाहिए या नहीं। कभी कहते हैं माफ़ी चाहिए, कभी कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी, माफ़ करो या नहीं। मैं असल में कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि क्या करूँ। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई हूँ क्या करूँ। अबीर उसकी तरफ नम आँखों से मुस्कुराते देखते बोली। वो उसकी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी महसूस करते उसने ऊपर देखा जो उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। वो आज की उसकी हरकत से डर गई थी और ख़ुद को एक बार उसे मौका देने के लिए रजामंद कर रही थी। अज़लान को उसके लहजे से थोड़ी ढारस मिली, थोड़ी सी इसलिए वो बोला, अच्छा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम माफ़ करो या ना करो, मैं तुमसे सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगता रहूँगा। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे याद रहेगा पहले की माफ़ी भी पेंडिंग है, इसलिए मैं ये गलती ज़िंदगी में दोहराऊँगा नहीं। वो उसको अब हिसार में लेते बोला,
वो उसकी इस बात पर मुस्कुराई। उसने दिल में फैसला किया कि उसको एक खाली मौका देने का अपने लिए और इस मीर के लिए। इसलिए वो दोबारा बोली, अच्छा तो फिर ये बात है, अगर मैं आपको पहली और आखिरी बार माफ़ करती, आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप अपने कौल के कितने पक्के होंगे। वो भी उसके गिर्द हाथ बांधते हुए बोली और असलान ने उसके अंदाज पर सरशारी से सर हिलाया और पुरसकून होते आंखें मूंद गया। इस मीर का बाजा बजा था उसी वक्त। शायद उसे मालूम हो चुका था कि उसके वालिदैन की सुलह हो चुकी और उसकी नाम की जायदाद अब खतरे में। अगरचे यहाँ पर तो अबीर ने अजलान को माफ़ कर दिया था, लेकिन असल ज़िंदगी उसके बिल्कुल बरअक्स होती है, क्योंकि उसके दोनों सपूतों ने अच्छी तरह से उसकी शर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया था जो उसने अभी ऑफिस पहनकर जानी थी। हसनाल उस वक्त हूर को बुला रहा था, क्योंकि उसके दोनों सपूतों ने अच्छी भली उसकी शर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया था जो उसने अभी ऑफिस पहनकर जानी थी। वो अभी सोकर उठा ही था जब उसने देखा कि उसके दोनों सपूत ज़मीन पर बैठे माँ का मेकअप उसकी शर्ट पे मल रहे थे। उसकी आवाज़ सुनते हूर उनकी तरफ आई और ज़ोरों से पेट पर हाथ रखकर हंसने लगी। हसनाल का चेहरा देख, जिस पर बड़ी महारत से उसके 3 साल जुड़वां बच्चों ने मेकअप किया था, वो उस वक्त कोई जोकर मालूम हो रहा था। उसके इस तरह अपने चेहरे को देखकर हंसने की वजह से हसनाल ने अपने कदम शीशे की तरफ बढ़ाए। जहां फिर उसने जो देखा, उसका दिल किया कि दोनों का हशर नशर कर दे। वो दोनों ना सिर्फ माँ की तरह दिखते थे, बल्कि हरकतें भी माँ वाली करते थे। पहले वो एक थी उसका जीना हराम करने के लिए, लेकिन अब 3 का ग्रुप था जो मिलकर उसका जीना हराम करते थे और साथ अपनी दादी दादा को भी मिला लेते, माँ की रीत को बरकरार रखते हुए। अभी वो उनको कुछ कहने के लिए मुड़ा ही था कि हूर उन दोनों को वहाँ से चुपके से ले गई और हसनाल ने अपने कदम गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। साफ करने और फिर फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया ताकि ऑफिस के लिए तैयार हो। अब वो शीशे के सामने खड़ा था और हाथ आगे बढ़ाकर अपना परफ्यूम उठाया। जब उसने नीचे से परफ्यूम की बोतल देखी तो परफ्यूम की बोतल नीचे से बह रही थी। अब उन तीनों माँ बेटों की खैर नहीं थी। या अल्लाह, कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने ये कह दिया कि हमारे सारे के सारे बच्चे हूर पड़ जाएं। काश मुझे अंजाम पता हो तो मैं ये अल्फाज जुबान पर लाने से पहले खुदकुशी कर लेता। वो ये कहता बाहर कदम बढ़ा गया।